हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं कृपा शंकर पांडे आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लेबर लॉ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि लेबर लॉ का मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं है कंटेंट। इसलिए हमने इसको इन टोटो सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। लगभग सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी एक्ट्स हैं लेबर लॉ के, उनको भी हमने कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमने जो 2019 और 20 में जितने भी लेबर कोड्स आए हैं, लेबर कोड्स, हमने उनके भी एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में कवर कर दिया है। आपको एकदम से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आपको अपना हेडफोन लेना है, अपना ईयरफोन लेना है, जो कुछ भी है आपके पास गैजेट वो लेना है, और उसके बाद में चिल करते हुए लेट जाना है, या लेट जाना है या बैठ जाना है, घूमते रहना है, टहलते रहना है, खाना बनाते रहना है, कुछ भी करते रहना, मतलब जो कुछ भी आप करते हो, जिम वगैरह जाते हो तो वहाँ पर जा करके उसको सुनते रहना है, बार बार रिवाइज करना है, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे वो जुरिस्प्रूडेंस हो, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, हम सबके दादा वीडियो बना चुके हैं। और अगर जो नहीं बना चुके होंगे उनके हम बना देंगे। दादा वीडियो का मतलब इन टोटो सब कुछ उसमें कवर्ड है। उस एक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं सब कवर कर दिए हैं। जितने भी पिछले किसी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं उनको हमने कवर कर दिया है। जितना भी आगे आने वाले किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे हम उनको भी कवर कर दे रहे हैं। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में गुलू गुलू फूल रहा है कि भाई पीडीएफ कहे नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ 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 के चक्कर में चिल्लाते रहते हो। भाई पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, ऑब्वियसली दे देंगे, हम क्या करेंगे पीडीएफ का रख करके उसको। लेकिन एक चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती है भाई, कि अगर हम पीडीएफ भी मान लो तुमको दे दे रहे हैं, तो पीडीएफ पढ़ने में आपको कम से कम नहीं ज्यादा तो 5 घंटे का टाइम लगेगा। जितने में मतलब अगर तुम चाहो तो इसको 2 बार रिवाइज कर सकते हो। पहली बार तो आप 1x पर सुनो, उसके बाद में आप 1.5x पे, 2x पे ऐसे लगा लगा करके जल्दी जल्दी सुनो। क्योंकि जब हम वीडियो को सुन या देख रहे होते हैं तो हमारी तीन तीन इंद्रियां काम करती हैं। एक तो आंख काम कर रही होती है कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या लिख करके आ रहा है। दूसरा हमारा कान काम कर रहा होता है। और तीसरा तो हमारा मस्तिष्क काम कर ही रहा होता है। और चौथा मेरी फेमिलियर आवाज़। आप लोग इतने दिन से मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो आपको उसमें भी फेमिलियरिटी महसूस होती होगी। तो इसलिए रिवीजन के लिए ये जो वीडियो हैं, ये जो दादा वीडियो सब बनाए जा रहे हैं आपके लिए सारे लॉ के, वो सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए, रिवीजन पर्पज के लिए, और उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने आज तक कभी भी ना तो सपोर्टर बैच में पढ़ा है और ना ही कभी हमारी कोई लाइव क्लास की है। उन बच्चों के लिए ये वाले जो हैं, उन मेनली उन बच्चों के लिए हैं फर्स्ट, लेकिन और लोगों के लिए सिर्फ रिवीजन के लिए है। यूज दीज मटेरियल्स एज अ रिवीजन मटेरियल, डोंट यूज एज इट एज बेस मटेरियल। बेस मटेरियल मत समझो इसको, इसको एज ए रिवीजन समझो, एज ए टेस्ट समझो। क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके पास नोट्स, आपके पास पीडीएफ, आपके पास ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन आपके पास ये यूट्यूब, आपके फोन तो हमेशा रखते हो ना साथ में, तो वीडियो ये हमेशा आपके साथ हो सकता है। लीगल नैरेटिव आपके साथ हमेशा हो सकता है। कृपा शंकर पांडे आपके साथ हमेशा हो सकता है। आप जहां पर भी रहो, अगर वॉशरूम जा रहे हो वहां पर भी, अभी ये जो 10-15-20 दिन बचे हुए हैं, 10-15 दिन, अभी तो शायद डेट भी रिलीज हो गई है, आप लोगों के मन में पैनिक हो रहा होगा। पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। हम 1-2 दिन में ही टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास लेकर के आएंगे। उसमें हम आपको सिखा देंगे कि कैसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसमें कैसे तुक्का मारोगे, उसमें कैसे आप आंसर निकाल करके लेके आओगे। ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसलिए इसलिए घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो सब काम बेकार हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। ये स्टार्टिंग के 4 मिनट या 5 मिनट मुझको ये वाली बात बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉन्स्टेंटली मैसेज और कॉल आ रहे हैं हमको। बहुत पैनिक में हैं आप लोग। पैनिक में रहने से बेटा काम नहीं होता है। धैर्य और समय सब कुछ करवा देता है। धैर्य से काम लो और इस वीडियो को बार बार देखो। सारे सब्जेक्ट के वीडियो को बार बार देखो। पहला दादा वीडियो मुस्लिम लॉ का आया है, दूसरा जूरिस्प्रूडेंस का आया हुआ है, तीसरा
पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का है, चौथा लेबर लॉ का होगा, पांचवा हिंदू लॉ का होगा। ऐसे हम करके सारे सब कुछ दे देंगे आपको। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस क्या करने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत है, और पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप बार बार मुझसे ये मत पूछो कि क्या सब दोगे कि नहीं दोगे। देंगे भाई, लीगल नैरेटिव का वादा है, हम आपको सारे दादा वीडियोस देंगे, सारे सब्जेक्ट के दादा वीडियो देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपकी सफलता मेरी सफलता है, और हम आपको सफल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे उसके लिए मुझको रात रात भर, आज अभी रात के इतने टाइम हो गए फिर भी मैं चिल्ला चिल्ला करके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। समझ रहे हो, इतनी गर्मी के महीने में हमारी एसी भी बंद हो गई है, अभी लाइट चली गई, आंधी आ गई है, फिर भी हम ये कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए कर रहे हैं। बिकॉज योर सक्सेस इज माई सक्सेस, योर सक्सेस इज कृपाशंकर पांडे सक्सेस। आप सफल होगे तो लीगल नैरेटिव सफल होगा, तो कृपाशंकर पांडे की ये जो स्टार्ट की गई लीगल रिवॉल्यूशन की जर्नी है वो शुरू होगी। हमारा पर्पज ही लीगल नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने का जो है वो तब सफल होगा जब आप सफल होगे। समझ पा रहे हो। इसी नोट के साथ हम लोग अपना एमसीक्यू का ये कारवां शुरू करते हैं दादा वीडियो के साथ लेबर लॉ के। ठीक है, नाउ तो इस वीडियो को सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए यूज करना, बहुत ज्ञान मत बघाने लगाना। लेकिन अगर आपके पास कोई टाइम नहीं बचता है, मान लो कोई भी कुछ भी करने का आप टाइम नहीं है, तो सिर्फ इसी वीडियो को 5 बार 10 बार देख लो, जितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से 1947 वाले से शुरू करके और 2020 में जितने भी लेबर कोड आए हैं उनको हम ऐसे कॉन्स्टेंटली खत्म करते जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से बैठो, समझदारी से बैठो, पानी वानी पी करके बैठो, खाना वाना खा करके बैठो, लेकिन देखो, पूरा देखो, आराम से देखो। ठीक है, नाउ नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्राइमरी एम क्या था बेटा? तो प्राइमरी एम था टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो इंडस्ट्रियल पहले डिस्प्यूट हुआ करते थे उनमें जो मालिक लोग हुआ करते थे वो वही लोग क्या किया करते थे, जो वर्कर होते थे उनको डोमिनेट किया करते थे, वर्कर को डोमिनेट किया करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया और उसने क्या कर दिया, मालिक को और वर्कर को एक पेडिस्टल पर ला करके खड़ा कर दिया। तो टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इसका मेन पर्पज था क्या है भी, अभी इसको खैर लेबर के कोड के द्वारा रिपील कर दिया गया इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 केम इनटू इफेक्ट। कब इफेक्ट में आया? तो ये 1 अप्रैल 1947 को आया, 1 अप्रैल 1947 को ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हाट कैरेक्टराइज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को क्या कैसे कैटेगराइज किया जाता था? तो मास्टर और स्लेव की तरह से काम करते थे, ना कि मास्टर और सर्वेंट की तरह से नहीं काम करते थे, वो मास्टर और स्लेव की तरह से काम करते थे। ठीक है, मतलब इनकी कोई जिंदगी नहीं होती थी, इनके पास कोई राइट नहीं होता था, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू मास्टर। ठीक है, मतलब इनको जैसे आजकल कई बार पशुओं को ट्रीट किया जाता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जा सकता भाई साहब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is included in the definition of industry under section 2J। 2J में इंडस्ट्री में कौन आया है? तो एनी बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर आर कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। मतलब कोई भी काम कर रहे हो, तुम चाहे कोई ट्रेड कर रहे हो, तुम मान लो कि सरिया गिट्टी बेच रहे हो, तुम मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लो कि तुम स्कूल चला रहे हो, तुम्हारे पास कोई अंडरटेकिंग है, तुम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो तुम ये जो मेरा ये है टैबलेट है, इस पर तुम मान लो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या तुम्हारी कोई कॉलिंग है उसको तुम कर रहे हो, वो सब किस में आ जाएंगे बेटा? इंडस्ट्री की डिफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम कोई भी बिजनेस व्यापार कुछ भी करो तो इंडस्ट्री होगा, वो क्या होगा बेटा? इंडस्ट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अच्छा ये सेक्शन नंबर याद करते चलना, जैसे इंडस्ट्री की डिफिनीशन सेक्शन 2J में थी तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डिफिनीशन 2K में है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। देखो वर्कमैन को मैं W से लेकर दे रहा हूं, और एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा होगा तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है।
या कोई एम्प्लॉयर है, इनके बीच में कोई झगड़ा होता है, वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में कोई झगड़ा होता है तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में आपस में भी झगड़ा होगा तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। और जो मालिक है और काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में झगड़ा होगा तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। या मालिक और मालिक के बीच में ही झगड़ा हो जाता है तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलीगल स्ट्राइक अंडर सेक्शन 26 में इलीगल स्ट्राइक में अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो तो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ लगेगा या फाइन अप टू 50 रुपीज। या तो तुमको 1 साल तक की सजा, 1 महीने तक की जेल हो जाएगी या तुमको 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम इलीगल स्ट्राइक में अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पार्टिसिपेट करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लॉकआउट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L में लॉकआउट को कैसे डिफाइन किया गया है? तो लॉकआउट का मतलब होता है टेम्पोररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा जब टेम्पोररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस कर दिया जाता है तो उसको हम लॉकआउट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लॉकआउट और स्ट्राइक में बेटा ये डिफरेंस है कि स्ट्राइक जो होती है ये वर्कर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? वर्कर के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन जो लॉकआउट होता है, लॉकआउट ये एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जिसकी मालिक है, जो मालिक है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो टेम्पोररी डिस्क्लोजर है ये, सॉरी टेम्पोररी क्लोजर का मतलब होता है बंद कर देना। जब तुम अपनी उस जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, उसको तुम अगर टेम्पोरली बंद कर दे रहे हो, कौन बंद कर दे रहा है? एम्प्लॉयर बंद कर दे, मालिक बंद कर दे रहा है, तो क्या कहलाता है? लॉकआउट कहलाता है। किस सेक्शन में है? 2L में है। किस में है? 2L में है। ये देखो 2L में दिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 22 व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्ट्राइक लीगल इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर तुम स्ट्राइक करना चाहते हो तो एज पर सेक्शन 22 कौन कौन से तुम्हें प्रिकॉशंस लेने होंगे जब तुम्हारी वो जो स्ट्राइक है वो क्या मानी जाए? लीगल मानी जाए। क्या करना होगा तुमको? तो तुमको 14 दिन की नोटिस देनी होगी। मान लो तुम किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में स्ट्राइक करना चाहते हो तो पहले तुम 14 दिन की नोटिस दोगे कि भैया हम स्ट्राइक पर जाने वाले हैं और इसका तुम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लो। अगर तुम 14 दिन के पहले, मतलब विदाउट गिविंग दिस 14 डेज नोटिस, इफ यू आर स्ट्राइकिंग, देन वो स्ट्राइक क्या होगी बेटा? इलीगल होगी। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अंडर आर्टिकल 19 क्लास 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट क्या नहीं है? तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो राइट टू स्ट्राइक फिर है क्या? इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। क्यों स्टैट्यूटरी राइट है? क्योंकि ये वाला राइट तुमको 14 दिन की अगर तुम नोटिस वगैरह दे देते हो या ऐसे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और अब जो लेबर कोड्स आए हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? तो अगर क्वेश्चन में कई बार ये लेबर लॉ से ही रिलेटेड करके आर्टिकल 19(1)(a) से आर्टिकल 19 क्लास 1 से पूछ लिया जाता है कि क्या स्ट्राइक करना भी एक फंडामेंटल राइट है, तो आपका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, नो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ले ऑफ, और इसका सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 2KK है। 2KK है। देखो, ले ऑफ का जो हिंदी या बेसिक मतलब होता है छटनी कर देना। अब छटनी कर देने का मतलब होता है कि अच्छे मतलब जो बहुत कामकाजी एम्प्लॉई हैं उनको रोक लो और बाकी जो मतलब कम काम करने वाले लोग हैं उनको भगा दो। दिस इज कॉल्ड ले ऑफ। ठीक है, तो ये सेक्शन 2KK में डिफाइन किया गया है। अब इसकी डिफिनीशन अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या देता है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग यही है जो मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? टेम्पोररी इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, जो स्पेसिफिक रीजन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर दिए गए हैं
उन स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर लोगों को निकाल दिया जाए, इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर हो जाए कि एम्प्लॉयर अभी नौकरी नहीं दे पा रहा है, उसको इतनी कमाई ही नहीं हो रही है, तो क्या करेगा कि जो इनएफिशिएंट लोग होंगे या मतलब जो ऐसे एक रूल होता है उसके तहत उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, छटनी कर दी जाएगी, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन कंडीशन फॉर अ वैलिड रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 25 कैपिटल एफ। 25 कैपिटल एफ में रिट्रेंचमेंट का वैलिड रीजन क्या है, तो 1 month's नोटिस और वेजेस इन ल्यू। मतलब या तो तुम 1 महीने की नोटिस दो या तो तुम क्या कर दो, 1 महीने का वेज दे दो, 1 month का वेज। वेज मतलब होता है वेतन दे दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोजर अंडर सेक्शन 2cc। क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर का मतलब होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयर क्या करे, परमानेंटली अपना इंडस्ट्री बंद कर दे, उसको हम क्लोजर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस इनमें से कौन है, बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में अनफेयर प्रैक्टिस क्या है, तो थ्रेटनिंग वर्कमैन विद डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर ज्वाइनिंग ए यूनियन। अगर वो ट्रेड यूनियन कोई ज्वाइन करता है, ट्रेड यूनियन अगर वो कोई ज्वाइन करता है, अब इस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने की वजह से जो एम्प्लॉयर है वो उसको धमकी देता है, धमकी धा कैसे लिखते हैं, चलो ठीक है, धमकी देता है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, धमकी देता है, तो क्या होगा, वो एक इलीगल बात है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दैट इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, दैट इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ठीक है। समझ पा रहे हो सब लोग, अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दो, जाओ कमेंट करके बताओ हमको कि अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन रेफर डिस्प्यूट्स टू अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में अथॉरिटीज को कौन डिस्प्यूट रेफर कर सकता है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करेगी। कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करेगी। आंसर में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही मार्क कर देना, ना कि एम्प्लॉयर मार्क करना, ना वर्कमैन मार्क करना, ना ट्रेड यूनियन। ठीक है। कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्क्स कमिटी अंडर सेक्शन 3। वर्क्स कमिटी का पर्पज क्या है सेक्शन 3 में, टू प्रमोट एमिटी। एमिटी का मतलब होता है बंधुत्व, सौहार्द बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मालिक के और नौकर के बीच में सौहार्द बनाने का काम कौन करती है, वर्क्स कमेटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेक्शन 9 कैपिटल ए रिक्वायर एम्प्लॉयर टू डू बिफोर चेंजिंग सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन चेंज करने के पहले तुम्हें क्या करना होगा, प्रोवाइड 21 days नोटिस। 21 दिन का नोटिस देना होगा, 21 दिन का नोटिस देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है फॉर इंडस्ट्रीज लाइक रेलवेज एंड बैंक्स अंडर सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में कौन सी इंडस्ट्री जो है, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होंगी रेलवे के लिए, रेलवे के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। मैंने आपको लेबर लॉ की क्लास में पढ़ाते टाइम बताया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो तरीके के गवर्नमेंट से, एक तो सेंट्रल और एक तो स्टेट। अब सेंट्रल कौन से वाले में होंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पीएसयूज होंगी, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जो स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयूज होंगी या जो भी इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रही होगी, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। और जिस इंडस्ट्री के लिए, मतलब जो इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो जैसे मान लो कि रेलवे है, रेलवे किसके अंतर्गत काम करती है, या बैंक किसके अंतर्गत काम करता है, ये सबसे पहले तो यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में यानी सेंट्रल लिस्ट में है, तो ये किसके अंतर्गत काम करती होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती होगी। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अब समझ पा रहे हो। अब जैसे पुलिस है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान ले लेता हूँ, पुलिस है, तो पुलिस किसके अंतर्गत आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। समझ पा रहे हो, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अवार्ड अंडर सेक्शन 2B। अवार्ड का क्या मतलब होता है बेटा, अवार्ड का मतलब होता है टू डिटर्मिनेशन बाय लेबर कोर्ट। मतलब जो लेबर कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो या आर्बिट्रेटर हो,
जो ये फैसला सुनाएंगे, जो ये फैसला सुनाएंगे, उस फैसले को हम क्या कहेंगे? अवार्ड कहेंगे। किनके फैसले को? लेबर कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के, आर्बिट्रेटर के फैसले को हम क्या कहेंगे बेटा? अवार्ड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपेंसेशन इज अ वर्कमैन इंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग अ ले ऑफ अंडर सेक्शन 25 कैपिटल सी। वो कौन से कंपेंसेशन के लिए इंटाइटल्ड होता है? तो 50% ऑफ द बेसिक वेज। मतलब अगर वो 100 रुपये पाता है, मतलब उसका बेसिक वेज 100 रुपये है, ठीक है, और डेयरनेस अलाउंस मान लो 10 रुपये पाता है, तो वो कितना रुपये अभी भी पाने के लिए हकदार है? तो 100 का 50% कितना होता है? 50 रुपये, और ये 10 रुपये प्लस 10 रुपये यानी 60 रुपये पाने का हकदार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में कंसिलिएशन ऑफिसर का क्या रोल है, क्या काम है? तो टू मीडिएट एंड प्रमोट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट होगा उसमें मीडिएट करना मतलब मध्यस्थता करना, और सेटलमेंट को प्रमोट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लीड टू इन टर्म्स ऑफ लेबर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या किस चीज़ के लिए लीड करती है? तो वो इमरजेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास विद हार्श कंडीशन के लिए काम करती है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या लेकर के आई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये लेकर के आई कि जो वर्किंग क्लास थी उसको बहुत हार्श कंडीशन में, बहुत ही ख़राब कंडीशन में काम करना पड़ा। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे तक इंडस्ट्री में ही पड़े रहते थे, फैक्ट्री में ही पड़े रहते थे लोग। खाने के लाले लगे हुए हैं, पीने के लाले लगे हुए हैं, आराम करने के लाले लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं लोग। उनको कोई वो नहीं मिल रहा है कि सहूलियत मिल जाए आने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। इवन वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती थी, कई बार लोग पैंट में कर लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 10 कैपिटल ए व्हाट इज वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है बेटा? वॉलंटरी आर्बिट्रेशन सेक्शन 10 कैपिटल ए में है। और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इसका मतलब होता है वॉलंटरी रेफरेंस बाय पार्टीज टू एन आर्बिट्रेटर। जब पार्टीज जो होंगी, पार्टी भैया लड़ाई झगड़ा किसके बीच में होता है? दो पार्टी के बीच में होता है। मान लो ए और बी है, ये दोनों जब मिल करके वॉलंटरी अपना किसको सौंप देंगी? आर्बिट्रेटर को सौंप देंगी, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कहेंगे। क्योंकि इनके ऊपर कोई दबाव, कोई फोर्स नहीं डाल रहा है कि तुम आर्बिट्रेटर के पास भेजो ना, ये खुद से भेज रहे हैं, वॉलंटरीली भेज रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज अंडर सेक्शन 33 कैपिटल सी क्लास 1। क्या है टाइम लिमिट? क्या है? तो वो 1 ईयर है, 1 साल है। कितनी है? 1 ईयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एन इलीगल लॉकआउट अंडर सेक्शन 26। इलीगल लॉकआउट के लिए पेनल्टी क्या है बेटा? तो इम्प्रिजन फॉर 1 मंथ एंड फाइन अप टू 1000 रुपीज। 1 साल तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फाइन। ठीक है। ये दोनों लग सकता है, ये दोनों लग सकता है, या दोनों में से कोई एक लग सकता है। ठीक है। सेक्शन 25 कैपिटल बी व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट कॉन्टिन्यूस सर्विस। कॉन्टिन्यूस सर्विस के बारे में क्या बताया गया है? कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या करती है? इट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी फॉर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ बेनिफिट्स। मतलब अगर तुम कॉन्टिन्यूस सर्विस कुछ दिन के लिए, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए अगर आप कॉन्टिन्यूस सर्विस करते हो, तो रिट्रेंचमेंट करते टाइम या ले ऑफ करते टाइम ये देखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि आपका रिट्रेंचमेंट करना है, ले ऑफ करना है कि नहीं करना। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1947। इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है टू डिफाइन एंड सर्टिफाई कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अब दूसरा एक्ट बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो किसकी बात कर रहा हूँ? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1947 की बात कर रहा हूँ। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है टू डिफाइन एंड सर्टिफाई कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ये डिफाइन करता है और सर्टिफाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेक्शन 11 कैपिटल ए अलाउ लेबर कोर्ट्स ट्राइब्यूनल टू डू। ये क्या क्या अलाउ करता है, क्या कर सकते हैं वो लोग? वो कर सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं और ग्रांट कर सकते हैं। किस चीज़ को? रीइंस्टेटमेंट और अदर रिलीफ। किसी को भी जो लेबर कोर्ट होती है या ट्राइब्यूनल, मान लो किसी का रिट्रेंचमेंट हो गया या ले ऑफ हो गया, तो वो कहाँ पे चला गया? वो भाई एक डिस्प्यूट का रूप ले लिया ना, तो वो लेबर कोर्ट चला गया या ट्राइब्यूनल के पास चला गया। अब लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल क्या कर सकती है? उनको रीइंस्टेट कर सकती है, मतलब उनको पुनर्नियुक्ति दे सकती है। पुनर्नियुक्ति
ऐसे करके कुछ जो भी रीइनिस्टेट कर सकती है, ठीक है। और ये तो एक तो पुनर्नियुक्ति कर सकती है, दूसरी क्या कर सकती है, उनको और भी कोई रिलीफ दे सकती है कि भैया तुम 50 लाख रुपए ले लो और फिर शांत हो जाओ, ये वाला भी काम करवा सकती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कुछ देगी उनको, ठीक है, कुछ देगी, कुछ रिलीफ देगी, ठीक है। तो कौन कौन देगा ऐसा, लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल देंगे, किसको कहाँ पे देंगी, सेक्शन 11 कैपिटल ए में अलाउ किया गया है कि एक सब काम वो कर सकती है, इनका ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ज्यूरिसडिक्शन नहीं, मतलब ये अवार्ड ऐसे पास कर सकती हैं, इनका पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेस्ट्रिक्शंस डच सेक्शन 33 इम्पोजेस ड्यूरिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 33 क्या इम्पोज करता है, ठीक है। तो इम्पोज करता है कि नो चेंज इन सर्विस कंडीशंस, नो चेंज इन सर्विस कंडीशन रिलेटेड टू डिस्प्यूट विदाउट परमिशन। अगर डिस्प्यूट हो गया, एक बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, लेबर कोर्ट में क्या ट्राइब्यूनल में चीज़ पहुंच गई, उसके बाद में जो सर्विस कंडीशंस होंगी उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते, ना तो लेबर ना एम्प्लॉयर कर सकता, ना वर्कमैन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यानी नो चेंज इन सर्विस कंडीशन, मतलब सर्विस कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता। कौन सा इंपोज करता है रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 33 करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी एडजुडिकेट मैटर्स लाइक डिस्चार्ज एंड डिसमिसल अंडर सेक्शन 7। तो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, ठीक है। डिस्चार्ज और डिसमिसल से रिलेटेड चीज़ों को कौन करता है, तो लेबर कोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेसेस फेरे फिलॉसफी ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेसेस फेरे का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मिनिमल इंटरवेंशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर। मतलब गवर्नमेंट जो होगी वो एकदम या तो एकदम इंटरफेयर ही नहीं करेगी, और या तो अगर करेगी भी तो बहुत मिनिमम करेगी, मिनिमम बहुत कम करेगी, या तो इंटरफेयर करेगी ही नहीं, और अगर करेगी तो बहुत कम करेगी, बहुत कम करेगी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लेसेस फेरे फिलॉसफी कहते हैं, लेसेस फेरे फिलॉसफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड बिफोर क्लोजर अंडर सेक्शन 25 कैपिटल एफ ए फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 50+ वर्कमैन, इस्टेब्लिशमेंट विद 50+ वर्कमैन, ठीक है। तो क्या होगा उसके लिए 60 डेज की 60 डेज का वो है नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड, कितने दिन का नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड है क्लोजर के लिए। अगर तुम क्लोजर करना चाहते हो 50+ अगर वर्कमैन तुम्हारे, मान लो तुम्हारी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में 70 लोग काम करते हैं, 70 लोग काम करते हैं, इसका मतलब क्या काम करते हैं, 50+ लोग हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब तुमको इसको क्लोजर करना है, क्लोजर करना है, क्लोजर करना मतलब है कि तुमको अपनी ये वाली इंडस्ट्री बंद कर देनी है। तो बंद करने के लिए बेटा आपको 60 डेज का क्या देना होगा, प्रायर नोटिस देना होगा। क्या देना होगा, प्रायर नोटिस देना होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो प्रायर नोटिस दे दो और बंद कर दो, क्लोजर कर दो, ठीक है। हुईज वर्कमैन, वर्कमैन कौन होता है अंडर सेक्शन 2, यस वर्कमैन कौन होता है बेटा, तो वर्कमैन एनी पर्सन होता है जो एम्प्लॉयड फॉर किस किस चीज़ के लिए, या तो मैनुअल चीज़ के लिए, या कोई स्किल्ड चीज़ के लिए, या कोई अनस्किल्ड चीज़ के लिए, या कोई टेक्निकल चीज़ के लिए, क्लेरिकल वर्क के लिए। अगर किसी को एम्प्लॉय किया गया है तो सब क्या करते हैं बेटा, वो सब क्या करते हैं बताओ, वो सब वर्कमैन कहलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई मैनुअल काम करने के लिए, कोई स्किल्ड काम करने के लिए, कोई अनस्किल्ड काम करने के लिए, कोई टेक्निकल काम करने के लिए, कोई क्लेरिकल काम करने के लिए अगर हायर किया गया है तो सब क्या करते हैं, वो सब वर्कमैन होते हैं, वो सब वर्कमैन होते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स अ स्ट्राइक इलीगल अंडर सेक्शन 24। 24 में किसी स्ट्राइक को इलीगल कौन बनाता है, ठीक है। तो कौन बनाता है, इफ़ इट ब्रीचेज सेक्शन 22 एंड 23 के जो भी कंडीशंस हैं तो वो स्ट्राइक को इलीगल बना देंगे। अगर सेक्शन 22 और 23 में जो कंडीशंस दिए गए हैं उन कंडीशंस को आप वायोलेट कर देते हो और स्ट्राइक पर चले जाते हो, हड़ताल पर चले जाते हो, तो स्ट्राइक, वो हड़ताल क्या है, इलीगल है, इलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा 1978 केस डिफाइन। तो ये इंडस्ट्री को डिफाइन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर कौन प्रोहिबिट करता है, तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपेंसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 25 कैपिटल एफ। कौन सा कंपेंसेशन दिया जाता है, तो 15 डेज एवरेज पे पर ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। अगर तुम 10 साल तक मान लो सर्विस किए हुए हो
तो हर साल के लिए 15 दिन दिया जाएगा। तो 10 साल के लिए कितना दिन दिया जाएगा? तो 15 धामा 150 दिन का तुमको क्या दिया जाएगा? वेज दिया जाएगा। अगर तुम्हारा क्या होता है? रिट्रेंचमेंट होता है, तो अंडर सेक्शन 25 में तुमको इतने दिन का कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब जितने दिन की तुमने कंटिन्यूअस सर्विस की होगी उतना 15 दिन। फिर से समझाता हूं इसको, एक बार फिर से समझो। कह रहा है व्हाट इज द कंपेंसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 25BF? तो आंसर है 15 डेज एवरेज पर ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अब मान लो तुमने कितने दिन की सर्विस कर रखी है? 10 साल की। 10 साल की। अगर तुम 1 साल की सर्विस किए होते तो तुमको 15 दिन का मिल रहा। तुमने 10 साल की सर्विस की है तो यानी 15 1 साल का और 10 साल का, मतलब 10 साल तुमने सर्विस की है यानी 10, तो 10 15 धामा 150, यानी 150 दिन का तुमको वेज मिलेगा। ठीक है, एवरेज पर ईयर मिलेगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इतना कंपेंसेशन तुमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 17 A व्हेन डज एन अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल? कब एक अवार्ड जो होता है, अवार्ड मतलब जजमेंट या ऑर्डर, वो कब इन्फोर्सेबल होता है? जब आफ्टर 30 डेज अनलेस द गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब आज अवार्ड आया, आज मान लो डेट है, कोई भी डेट ले लो, मान लो 1 जनवरी है। 1 जनवरी को क्या आया? जजमेंट आया। अब इस जजमेंट को तुम कब इन्फोर्स करवा सकते हो? 30 जनवरी के बाद से, 30 जनवरी के बाद से, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट क्या करे? ऑब्जेक्ट कर दे। ऑब्जेक्ट कर दे। गवर्नमेंट बहुत खतरनाक होती है भैया। कुछ भी, किसी भी चीज़ पे सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है भारत में, सबसे बड़ा लिटिगेंट है गवर्नमेंट, वह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 6? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क्या रोल है? टू इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स। टू इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ये काम होता है अंडर सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेक्शन 25 रिक्वायर फॉर ले ऑफ इन एस्टेब्लिशमेंट विद 100+ वर्कमैन? अगर 100+ वर्कमैन में तुमको छटनी करनी है, निकालना है लोगों को, तो क्या तुमको वो करना होगा? तो प्रायर परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेना होगा। तुमको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी होगी, फिर ले ऑफ कर पाओगे, ऐसे हवा में नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिंसिपल डज सेक्शन 25G फॉलो फॉर रिट्रेंचमेंट? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? तो लास्ट कम फर्स्ट गो। लास्ट कम फर्स्ट गो मतलब अब इसको मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। कोई व्यक्ति, मान लो आज लीगल नैरेटिव शुरू हुआ। लीगल नैरेटिव एक कंपनी, किसने शुरू किया? कृपाशंकर पांडे ने। उसके बाद में कृपाशंकर पांडे का हेल्प इसको शुरू करने में किसने किया? इसको इनविजन किसने किया? इनविजन भी कृपाशंकर पांडे ने किया, फाउंड भी कृपाशंकर पांडे ने किया, जितने भी रुपया पैसा लगाना था सब कुछ कृपाशंकर पांडे ने लगाया। लेकिन इसमें कृपाशंकर पांडे को असिस्ट किसने किया? असिस्ट किसने किया? मदद किसने की? मतलब पढ़ाने के लिए कहो या इमोशनल सपोर्ट की बात की तो किसने की? राजीव रंजन सिंह ने की। ठीक है, तो ये 2 लोग अपना तो काम किए। फिर उसके बाद में क्या किया? हम लोग एक्सपेंड किए, हम लोगों ने हायर किया। तो मान लो 1 जनवरी 2025 को मान लो हमने ये लीगल नैरेटिव स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2025 को सपोज, और हमने 1 जून 2025 को एक्सपेंड किया। अब 1 जून 2025 को मैंने 5 लोगों को हायर किया मान लो, और फिर 15 जून को हमने फिर 2 लोगों को हायर किया। अब क्या होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम रिट्रेंचमेंट का निकालना चाहते हैं लोगों को, तो हमने जिसको 15 जून को हायर किया है, जिसको हम 15 जून को हायर किए हैं, हम उसको पहले निकालेंगे, ना कि 5 जून वाले को निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड द रिट्रेंचमेंट प्रिंसिपल, या लास्ट कम, जो सबसे बाद में आया है, फर्स्ट गो, सबसे पहले निकाला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। अब समझ पा रहे हो? अब से दिमाग में छप रहा है? नहीं छप रहा हो तो फिर से बताऊं? फिर से नहीं बताऊंगा, पीछे करके वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो। ठीक है, लास्ट कम फर्स्ट गो प्रिंसिपल इसे कहते हैं। ये रिट्रेंचमेंट में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वर्कमैन ऑफ दीमाकुची
टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट 1958 केस रिलेटेड टू, या क्लेरिफाई किस चीज को इसने क्लेरिफाई किया? डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इसने क्लेरिफाई किया, डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर वायोलेटिंग सेक्शन 25 कैपिटल एम अंडर सेक्शन 25 कैपिटल क्यू? क्या पेनाल्टी है? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ एंड फाइन अप टू 1000 रुपीज। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो पेनाल्टी या इम्प्रिजनमेंट वगैरह है वो यही है, मतलब कुछ भी करो तुमको 1 महीने की जेल होगी और अप टू 1K का जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगी, ठीक है। तो मतलब अगर आप हर चीज नहीं याद कर सकते हो तो इतना याद कर लो, 1 महीना जेल 1000 रुपया, 1 महीना जेल 1000 रुपये, 1 महीना जेल 1000 रुपये, ऐसे करके 25-30 बार रिपीट करो, बस याद रह जाएगा। व्हाट डज सेक्शन 9 कैपिटल सी इस्टेब्लिश? सेक्शन 9 कैपिटल सी क्या इस्टेब्लिश करता है? तो ये ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटीज फॉर इंडिविजुअल डिस्प्यूट को इस्टेब्लिश करता है। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करके रिवर्स करके पूछ सकता है कि अंडर व्हिच सेक्शन ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल डिस्प्यूट हैज बीन प्रोवाइडेड? तो 9 कैपिटल सी आंसर होगा। तो ये वाला रिवर्स में भी उल्टा और सीधा दोनों याद कर लेना, ठीक है। व्हाट डज EHR आद्यथया वर्सेस संदूज इंडिया लिमिटेड 1994 केस डिटरमिन? इस केस में क्या डिटरमिन किया गया था? इस केस में डिटरमिन किया गया कि नेचर ऑफ ड्यूटीज जो होंगी वो वर्कमैन के स्टेटस को कैसे डिटरमिन करेंगी। मतलब नेचर ऑफ जो ड्यूटी होगी कि वो सुपरवाइजरी कर रहा है, कि वहाँ पे सिर्फ मैनुअल वर्क कर रहा है, कि कोई टेक्निकल वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पर जो वर्कमैन होगा उसका स्टेटस डिटरमिन किया जाएगा, स्टेटस डिटरमिन किया जाएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 18 हु इज बाउंड बाय अ सेटलमेंट रीच्ड ड्यूरिंग कंसिलिएशन? कौन ऐसा है जो कंसिलिएशन के दरमियान सेटलमेंट को रीच करवाता है? तो ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग फ्यूचर एम्प्लॉयज। अगर सेक्शन 18 में कोई सेटलमेंट हो गया कंसिलिएशन में तो फ्यूचर में भी जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी उस सेटलमेंट से बाउंड होंगे, वो भी उस सेटलमेंट से बेटा क्या होंगे? बाउंड होंगे। समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है? कमेंट कर दो, जाके कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको। देखो कमेंट नहीं करते हो, कई बार बताते नहीं हो तो हमको दुख लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि भाई इतनी मेहनत करो, इतनी इतनी रात में हम बैठ करके सब बना रहे हैं और आप लोग एक कमेंट तक नहीं कर पा रहे हो। पाप लगने को भी नहीं डरते हो क्या कि पाप पड़ेगा आपको? थोड़ा तो दया करो, ठीक है। एक बच्चा इतनी रात में ऐसे चिल्ला चिल्ला करके आपके लिए वीडियो बना रहा है MCQs की, उसके ऊपर तुम्हें दया नहीं आती? तुम नहीं डरते कि तुम्हें पाप पड़ेगा? अगर आती है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी एम्पैथी है, थोड़ी सी भी सहानुभूति रखते हो तो जाके कमेंट करो और हमको बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सुनने के बाद में भी, अपील सुनने के बाद में भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका हृदय नहीं, उनका हृदय पत्थर है, ठीक है। हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, भरा नहीं जो भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें लीगल नैरेटिव का प्यार नहीं, ठीक है। इसलिए लीगल नैरेटिव को अपना प्यार दिखाओ, हमको बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज? क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, आरडी अल्टम पार्टम नहीं करना चाहिए, मतलब आरडी अल्टम पार्टम, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 25 कैपिटल एफ? रिट्रेंचमेंट की क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है बेटा? तो नोटिस दी जाएगी पहले, फिर कंपनसेशन दिया जाएगा और नोटिस टू द गवर्नमेंट, सब किया जाएगा। पहले नोटिस दिया जाएगा कि हम तुमको रिट्रेंच करने वाले हैं, फिर उसके लिए कंपनसेशन का प्रोविजन किया जाएगा, फिर नोटिस गवर्नमेंट को दी जाएगी, ठीक है। व्हाट डज सेक्शन 25 कैपिटल ओ रिक्वायर फॉर क्लोजर इन एस्टेब्लिशमेंट्स विद 100+ वर्कमैन? क्या रिक्वायर करती है? तो प्रायर परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिक्वायर किया गया है। हमने आप ऊपर भी ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर वायोलेटिंग सेक्शन 25 कैपिटल ओ
अंडर सेक्शन 25 कैपिटल आर, तो वही देखो इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर है इसमें, एंड फाइन अप टू 5,000 रुपीज। अभी तक सब में क्या हुआ करता था इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ और 1K, इसमें बढ़ गया, कितना हो गया 1 ईयर एंड 5,000, ठीक है 1 ईयर 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, which of the following is an unfair labor practice by workmen under फिफ्थ शेड्यूल में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है? तो इंस्टिगेटिंग इलीगल स्ट्राइक है, ठीक है। which of the following is an unfair labor practice by workmen under the फिफ्थ शेड्यूल? तो क्या है? इंस्टिगेटिंग इलीगल स्ट्राइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 25 कैपिटल यू? क्या है सजा? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ एंड फाइन अप टू 1,000 रुपीज, 6 महीने की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना। अंडर सेक्शन 33 कैपिटल ए, व्हाट कैन वर्कमैन डू इफ सेक्शन 33 इज वायोलेटेड? अगर सेक्शन 33 वायोलेट हो जाता है तो वर्कमैन क्या कर सकता है? फाइल ए कंप्लेंट ट्रीटेड एज डिस्प्यूट, एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसको एज ए डिस्प्यूट ट्रीट करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सेक्शन 25 कैपिटल एच प्रोवाइड फॉर रिट्रेंच्ड वर्कमैन? रिट्रेंच्ड वर्कमैन के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है? प्रायोरिटी इन री एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो कि रिट्रेंच कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया है, उनकी छटनी कर दी गई है और दोबारा हायरिंग चल रही है, तो उनको पहले हायर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द की आउटकम ऑफ सिंडिकेट बैंक वर्सेस के उमेश नायक? सिंडिकेट बैंक वर्सेस के उमेश नायक केस का क्या की आउटकम था? इट इज ए लीगल वर्सेस इलीगल स्ट्राइक, डिपेंड्स ऑन स्टेचुटरी कंप्लायंसेस। ये लीगल और इलीगल स्ट्राइक के बीच में मतलब जो स्टेचुटरी कंप्लायंस था उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मस्ट एम्प्लॉयर डू अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946? क्या उसको जरूर करना है? तो डिफाइन एंड सर्टिफाई कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको जो कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उनको डिफाइन और सर्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर वैसा नहीं करता है तो इलीगल है, ठीक है। व्हाट डज सेक्शन 36 कैपिटल बी अलाउज द गवर्नमेंट टू डू? गवर्नमेंट को क्या अलाउ किया गया है कि वो कर सकती है? इट एग्जम्प्ट द एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस, वो सर्टेन प्रोविजन से उसको एग्जम्प्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 33 क्लास 2? सेक्शन 33 क्लास 2 में क्या डिसाइड किया गया है? तो 3 मंथ उसको टाइम लिमिट बताया गया है, ठीक है। डिसाइडिंग इन डिस्प्यूट विद इन 3 मंथ, मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको हमको 3 महीने के अंदर निपटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 25 कैपिटल ई, व्हेन इज नो ले ऑफ कंपनसेशन पेएबल? कोई ले ऑफ कंपनसेशन का पेएबल नहीं है इफ द वर्कमैन रिफ्यूजेस अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अगर जो वर्कमैन है वो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट को रिफ्यूज कर देता है तो उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सर्टिफाइज स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946? कौन करता है? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफिसर करता है, सर्टिफाइंग ऑफिसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी रिलेटेड टू लेबर? क्या गारंटी करता है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो गारंटी करता ही करता है, लेकिन एसोसिएशन भी कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, इन सब के लिए भी वो गारंटी करता है। कौन? आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज इंश्योर? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है बेटा डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज में? कि कोई भी पनिशमेंट जो होगा वो मिसकंडक्ट से मैच करना चाहिए, नहीं कि उसने मिसकंडक्ट किया है कि काम करने का टाइम था तो चाय पीने चला गया था और तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए तो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। किसी को तुम बहुत ज़्यादा नाजायज़ में सजा नहीं दोगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो ये वाला स्कैन कर लो, ठीक है। ये टेलीग्राम का है, ये अगर आप मुझको फॉलो करना चाहते हैं पर्सनल तो ये फॉलो कर सकते हैं आप। कुछ लोगों ने शायद फॉलो भी किया हुआ है तभी ये बढ़ गया है। और अगर आप लीगल नैरेटिव का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करना चाहते हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं, लीगल नैरेटिव, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द ट्रेड्स यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड्स यूनियन एक्ट 1926। अच्छा, बार बार आप पूछने मत चले आना कि हमको
कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से, पीडीएफ मिलना होगा तो यहीं से मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम वाले चैनल से, ऐसे हवा में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्कैन कर लो, ये नहीं कि इसको भी इग्नोर करते हुए ऐसे जब इसकी बारी आई तो सो गए हो, नहीं, इसको जरा स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड आउटलाइन देयर लीगल फ्रेमवर्क। उनका जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको आउटलाइन करने का, उसको बनाने का इसका काम है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन गेन, वो क्या गेन करता है? ये कारपोरेट स्टेटस गेन कर लेता है विद परपेचुअल सक्सेशन। ये नहीं कि एक बार ट्रेड यूनियन बना, उसके जो करता धरता थे वो मर गए तो फिर खत्म हो गया ना, वो क्या हो जाता है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है कि अगर तुम मरे तो अगले लोग आके उसका काम चलाने लगेंगे, वो मरे तो अगले लोग आकर के काम चलाने लगेंगे, ठीक है। What immunity is provided to registered trade union under section 17 and 18 of the Trade Union Act? Immunity, option A, प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज इन ट्रेड डिस्प्यूट। अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल या सिविल उनकी लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 एक्सटेंड्स टू किन किन पे एक्सटेंड होता है? वो तो होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है, होल ऑफ इंडिया पे उसका एक्सटेंशन, उसका एम्बिट होल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 2H इंक्लूड्स, एक ट्रेड यूनियन में सेक्शन 2H में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस इंक्लूडेड है, मतलब 2 या 2 से अधिक ट्रेड यूनियन आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 2H में ये बात बताई गई है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ट्रेड यूनियन? तो 7 है, 7 लोग मिनिमम होंगे तब जा करके वो ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर वर्कमैन यूनियन व्हाट इज द मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन? मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? तो 10% और 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस, 10% और 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रजिस्ट्रार कैन कैंसिल अ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन इफ, कब वो कैंसिल कर सकता है? इफ अ मेंबरशिप फॉल्स बिलो 7, अगर मेंबरशिप नीचे चली जाती है 7 के तो उसका कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 7 लोगों की है, 7 लोग होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वोटिंग रिक्वायरमेंट फॉर अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? अगर 2 ट्रेड यूनियन का अमलगमेशन करना है तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो 50% मेंबर होने चाहिए, का वोट होना चाहिए और 60% उसके फेवर में होने चाहिए। मतलब अगर ये जो 10% ऑफ उसके मतलब वोट नहीं भी करते हैं उनको भी उसके फेवर में होना चाहिए, तभी किन्हीं 2 ट्रेड यूनियन को अमलगमेट यानी मिलाया, मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। ये भी लिखा भी हुआ है, ट्रेड यूनियन को के समामेलन के लिए कितने के लोगों की जरूरत होती है? तो 50% सदस्य मतदान करेंगे और 60% उसके पक्ष में, ठीक है। जनरल फंड्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन कैन बी यूज्ड फॉर, जनरल फंड किसके लिए यूज किया जा सकता है? तो कंपेंसेशन फॉर मेंबर्स वेलफेयर, कंपेंसेशन फॉर मेंबर्स वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 17 ट्रेड यूनियन मेंबर आर इम्यून फ्रॉम, किस चीज़ से वो इम्यून है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज इन ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगेगा, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नोटिस पीरियड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई रजिस्ट्रार? नोटिस पीरियड कितना होता है? तो 2 मंथ का होता है, 2 महीने का। व्हाट इज द नोटिस पीरियड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई रजिस्ट्रार? तो 2 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिमम एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर यूनियन मेंबर इन रूरल एरियाज इज कितना रुपया? 1 रुपया है, 1 रुपया। ध्यान से देख लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर यूनियन मेंबर इन रूरल एरियाज इज 1 रुपीज। इन विच केस वॉज रजिस्ट्रेशन डिनाइड ड्यू टू इनसफिशियंट मेंबरशिप? इनसफिशियंट मेंबरशिप से क्या किसको रजिस्ट्रेशन डिनाई किया जा सकता है? किस केस में किया गया या कैसे किया जा सकता है? तो वो किया गया बोकाजन सीमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाले केस में किया गया, ठीक है। बोकाजन सीमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज वर्सेस सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार्स डिसीजन आर मेड टू, रजिस्ट्रार के डिसीजन के खिलाफ अपील कहाँ पे मेड करोगे तुम? तो हाई कोर्ट में मेड करोगे, हाई कोर्ट में मेड करोगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करो,
और आप चाहो तो मुझको भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारा हैंडल है कृपा डैश शंकर, फिर अंडरस्कोर है, डैश नहीं हो, अंडरस्कोर है, ठीक है। तुम ये लीगल नैरेटिव का ये भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो ये कर लो, ये वाला फॉलो कर लो, नहीं तो चिल्लाना मत, नाजायज में मुझको व्हाट्सएप मत करने लगना कि सर मुझको दे दीजिए पीडीएफ, रिवीजन करना है, घंटा रिवीजन करना है। रिवीजन करो, वीडियो से रिवीजन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नेक्स्ट एक्ट इज वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। क्वेश्चन है द वर्कमैन कंपनसेशन 1923 कम इनटू फोर्स, कब इस कम हुआ, मतलब फोर्स में कब आया, इनफोर्स कब किया गया, तो 1 जुलाई 1924 को किया गया, 1 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट एम्स टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर इंजरीज, कैसी इंजरी के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, विदाउट प्रूविंग एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस, अगर एम्प्लॉयर का नेग्लिजेंस नहीं भी है तो भी कंपनसेशन मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, ठीक है। कब ये फोर्स में आया, 1 जुलाई 1924 को आया, 1 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल डिसेबलमेंट मीन्स, टोटल डिसेबलमेंट का क्या मतलब है बेटा, इनकेपेसिटी फ्रॉम ऑल वर्क्स द वर्कमैन कुड परफॉर्म, इनकेपेसिटी फ्रॉम ऑल वर्क्स द वर्कमैन कुड परफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड अ होली डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21D, होली डिपेंडेंट किसको कंसिडर करोगे, तो विडो को कंसिडर करो, विडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट डज नॉट कवर, क्या किस चीज को कवर नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कैजुअल वर्कर नॉट एंगेज्ड इन एम्प्लॉयर्स ट्रेड, कैजुअल वर्कर नॉट एंगेज्ड इन एम्प्लॉयर्स ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयर लाइबिलिटी अराइजेस फॉर इंजरीज, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब अराइज होती है इंजरीज के लिए, तो अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेंसेशन फॉर डेथ इज, अगर कोई मान लो काम करते करते मर जाता है किसी भी दुर्घटना से, तो उसको कितना कंपेंसेशन मिलेगा, 40% ऑफ मंथली वेज मिलेगा, रिलेवेंट फैक्टर को काउंटर करते हुए और इंटू रिलेवेंट फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा, या 20,000 रुपये मिलेगा, या 20,000 रुपये मिलेगा। कहाँ पे, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में ऐसे बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल इफ द इंजरी इज ड्यू टू, इंजरी किसके कारण है अगर, तो एम्प्लॉयर लायबल होगा वर्कमैन की इंटॉक्सिकेशन, अगर तुम शराब पी करके काम करने के लिए गए हो और तुमको इंजरी हो जा रही है तो तुम क्या होगा, तुमको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी आप लोगों ने सोचा कि लीगल नैरेटिव का लोगो इस तरह से मैंने क्यों बनाया है, मैंने ही बनाया है, ठीक है, बनवाया नहीं है किसी से। ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि लीगल नैरेटिव के कई बार लाइव क्लासेस में ये बात मैं बोलता रहता हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल पेनिट्रेट ईच एंड एवरी नॉलेज इनटू योर माइंड। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि नॉलेज को आपके दिमाग में पेनिट्रेट किया जा रहा है, नॉलेज को आपके दिमाग में पेनिट्रेट किया जाएगा, इसलिए ये वाला लोगो बनाया गया है, ठीक है। ध्यान नहीं दिए थे ना अभी तक, कि दिए थे, हाँ मुझे पता है तुमने ध्यान नहीं दिया, दिए हो तो कमेंट में बताओ कि दिए हो तुम ध्यान इस चीज़ को कभी, कि लीगल नैरेटिव का लोगो ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्यूपेशनल डिजीज आर कवर्ड अंडर, किस ऑक्यूपेशनल डिजीज किस सेक्शन में कवर्ड है, तो सेक्शन 3 क्लास 2 में कवर्ड है, ऑक्यूपेशनल डिजीज सेक्शन 3 क्लास 2 में कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल अप्लाइज व्हेन, डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल कब अप्लाई होता है, जब द वर्कमैन टेक्स अननेसेसरी रिस्क, अगर कोई वर्कमैन है वो कोई अननेसेसरी रिस्क ले लेता है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच केस वाज ए कारपेंटर्स हैंड लॉस डीम्ड टोटल डिसेबलमेंट, किस केस में इसको टोटल डिसेबलमेंट माना गया, तो प्रताप नारायण सिंह देव वर्सेस श्रीनिवास सबाता केस में, प्रताप नारायण सिंह देव वर्सेस श्रीनिवास सबाता केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेम्स मस्ट बी फिल्ड विद इन, क्लेम कब फिल माने जाएंगे, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजेस अंडर द एक्ट एक्सक्लूड, वेजेस में क्या एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, जो ट्रेवलिंग अलाउंस होते हैं उनको वेज में काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिश्नर रिजॉल्व्स डिस्प्यूट अंडर किस सेक्शन में, जो कमिश्नर है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है बेटा, तो सेक्शन 19 में करता है, सेक्शन 19 में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट शेड्यूल 1 लिस्ट इंजरीज फॉर, किस चीज़ के, कैसी इंजरीज के बारे में बात करता है, तो टोटल एंड पार्शियल डिसेबलमेंट वाली इंजरीज के बारे में बात करता है, टोटल एंड
पार्शियल डिसेबलमेंट वाली इंजरीज के बारे में वो बात करता है। ठीक है, कौन सा? शेड्यूल 1 ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बकबक करता रहता हूँ, मैं कुछ किया धरा नहीं हूँ। भैया कुछ ऐसा नहीं है। देखो, मैंने भी बिहार जुडिशल सर्विस एग्जाम का इंटरव्यू वगैरह भी दिया था। भगवान की कृपा नहीं थी अभी, इसीलिए कृपा शंकर पांडे सेलेक्ट नहीं हो पाया। कितने मार्क्स से? 12 मार्क्स से। ये रहा कट ऑफ देखो, ये रहा कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व की 539 और कृपा शंकर पांडे का टोटल मार्क्स 527। ठीक है, तो कभी ये अंडर एस्टिमेट मत करना भैया कि मैं सिर्फ ऐसे चिल्ला करके यूट्यूब पे सिर्फ व्यू बिटोरने और पैसा कमाने लिए आया हुआ हूँ। आई एम नॉट हियर टू अर्न मनी। अरे पैसा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आई एम हियर टू सर्व यू पीपल, जो कोई भी इस चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कैसे निकाल दिया होगा बिहार वाला। नहीं 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 नहीं, ये देखो कहाँ गया, यूपी वाला भी है, तुमको दिखा देता हूँ। ये रहा यूपी का भी मैंने दिया। ये 577 कट ऑफ गई थी 590। ये है मेंस की कट ऑफ। ठीक है, ये रहा कृपा शंकर पांडे, यूपी का भी क्या है, 13 नंबर से इसमें नहीं हुआ। ये पहले हो गया था, 13 नंबर से फेल हुआ मैं। इसमें 12 नंबर से। इंटरव्यू में मुझको बहुत कम नंबर दिया। देखो 400 कितना 63 नंबर दिया, 1 सेकंड, 63 नंबर दिया। और यूपी वाले में कितना नंबर दिया था? यूपी वाले में इंटरव्यू में कितना नंबर दिया था? 72 नंबर दिया था। ये देखो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 72 नंबर 100 में से दिया था। अब पता नहीं क्या इंटरव्यू, वो बिहार वाले इंटरव्यू बोर्ड की मैंने पता नहीं कौन सी भैंस चुरा ली थी, जिसकी वजह से इसने, अगर भैया 75 नंबर दे दिया होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं जज हो गया होता और आगे की तैयारी हो रही होती। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसलिए कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, पढ़ाई लिखाई करते रहो। हवाबाजी यहाँ पे हम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए देख रहे होगे आप कि हम बकवास नहीं करते हैं, हम आपको एकदम टू द पॉइंट बातें बता करके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश अंडर किस सेक्शन में इस्टेब्लिश किया गया है? तो सेक्शन 3 में इस्टेब्लिश किया है। कौन सा? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को किस सेक्शन में इस्टेब्लिश किया गया है? सेक्शन 3 में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन? कौन अपॉइंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडिंग कमेटी एडमिनिस्टर्स द कॉर्पोरेशन अफेयर अंडर किस सेक्शन में करती है अफेयर? तो सेक्शन 8 में करती है। स्टैंडिंग कमेटी एडमिनिस्टर्स कॉर्पोरेशन अफेयर अंडर सेक्शन 8 में ऐसा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रीब्यूशन रेट्स अंडर ESI एक्ट वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है इसको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है इस वाले एक्ट में। सिकनेस बेनिफिट इज कवर्ड अंडर किस सेक्शन में? तो सेक्शन 49 में सिकनेस बेनिफिट की बात की गई है। सिकनेस बेनिफिट की बात सेक्शन 46 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रीब्यूशन को पे करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्लेम्स इन एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट इज कितने दिन का? तो 3 साल का, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनाल्टी फॉर फेलियर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, अगर तुम कॉन्ट्रीब्यूशन पे करने में फेल हो जाते हो तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? तो तुम्हें लगेगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल की सजा हो सकती है विद मिनिमम टर्म्स। ठीक है, 3 साल की तक की सजा होगी आपको, या तो तुम उसका पेमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रॉयल स्टॉकेज वर्सेस ESIC 1970 द कोर्ट ब्रॉडन द डिफिनेशन ऑफ, किस चीज की डिफिनेशन को इसने ब्रॉडन कर दिया, फैला दिया? एम्प्लॉय की डिफिनेशन को, कर्मचारी की डिफिनेशन को उसने बड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज, इंटरेस्ट डिलेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर कितने % का लगता है? तो 12% का, 12%। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एडवाइजेज ऑन, किस चीज़ के लिए एडवाइज करती है? तो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए एडवाइज करती है, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए एडवाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडेंट्स बेनिफिट इज प्रोवाइडेड अंडर, डिपेंडेंट्स की बेनिफिट के बारे में कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? तो सेक्शन 52 में प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 52 में प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कारपोरेशन इज, कारपोरेशन क्या है? कारपोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट
विद परपेचुअल सक्सेशन। कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर उसके जो हेड वगैरह हैं, एमडी हुआ, सीईओ हुआ, या जो कुछ भी है उसके, वो अगर मर जाते हैं तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे कृपा शंकर पांडे कल को मर जाए तो लीगल नैरेटिव ख़त्म नहीं होगा। कृपा शंकर पांडे अगर मर जाता है तो लीगल नैरेटिव ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कृपा शंकर पांडे जिंदा रहे ज़्यादा दिन तक, आशीर्वाद देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आशीर्वाद दो। देखते हैं कितने लोग आशीर्वाद देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 84 अट्रैक्ट्स। अगर तुमने कोई झूठी स्टेटमेंट उसमें डाल दी है तो क्या अट्रैक्ट करेगी? पनिशमेंट करेगी। और वो पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 2000 रुपीज। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईएसआई एक्ट इंश्योर्स। ईएसआई एक्ट क्या इंश्योर करता है कि ऑल एम्प्लॉयज इन कवर्ड इस्टेब्लिशमेंट्स, कोई जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उस इस्टेब्लिशमेंट में उसमें कवर हो जाए। ठीक है, और ये तो मैंने आपको ये वाला पेज आपको दिखाई दिया है कि भाई हमने उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में भी कुछ उखाड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को कई बार हो सकता है लगता हो कि ये बक 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 नाजायज करता रहता है, इसको कोई और काम नहीं है। भाई बहुत काम है, हम खुद के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आई हैव टू एस्टेब्लिश दिस लीगल नैरेटिव इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द लीगल एजुकेशन एंड आई विल डू दैट। ठीक है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग आशीर्वाद कमेंट सेक्शन में देते रहो। नाउ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ठीक है, कह रहा है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट विद कितने, कौन से उस पर लागू होता है? 10 प्लस एम्प्लॉयज पे लागू होता है कि 20 प्लस पे कि 50 प्लस पे कि 100 प्लस पे? द आंसर इज 20 प्लस पे लागू होता है। 20 प्लस पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। सेंट्रल बोर्ड किस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? सेक्शन 5 कैपिटल ए में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रीब्यूशन रेट अंडर द ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट इज। कितना कंट्रीब्यूशन देना होता है? तो 12% ऑफ बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग, मतलब इतना सबका 12% देना होता है। इतने सबका 12% देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जम्पशंस फ्रॉम द एक्ट आर प्रोवाइडेड अंडर। एग्जम्पशंस किस एक्ट, मतलब किस सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं? सेक्शन 17 में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब ऐसे कोई चीज़ें हैं जिनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि उन पे एक्ट लागू नहीं होगा, वो कहाँ पे प्रोवाइड किए हैं? सेक्शन 17 में। ये वाला याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस इंक्लूड्स। नॉन कंप्लायंस के लिए पेनाल्टी है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 5000 रुपीज और फाइन अप टू 5000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ईपीएफ इज। चीफ एग्जीक्यूटिव ईपीएफ के कौन होते हैं? तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, सीपीएफसी होते हैं, सीपीएफसी होते हैं, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रिज एंड रूफ कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 द एक्ट अप्लाइज टू। एक्ट किस पे अप्लाई होता है? इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन शेड्यूल 1। इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईपीएफ स्कीम इज फ्रेम्ड अंडर। ईपीएफ स्कीम किस उस सेक्शन में फ्रेम्ड की गई है? तो सेक्शन 5 में फ्रेम की गई, सेक्शन 5 में फ्रेम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकवरी ऑफ डैमेजेस फॉर डिलेड पेमेंट इज अंडर। किस उसमें डिलेड पेमेंट की रिकवरी की जा सकती है? तो सेक्शन 14 कैपिटल बी में, सेक्शन 14 कैपिटल बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक वेजेज एक्सक्लूड। बेसिक वेज क्या किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं? तो अलाउंसेस लाइक हाउस रेंट, अलाउंसेस लाइक हाउस रेंट को एक्सक्लूड किया जाता है बेसिक वेजेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एक्शंस टेकन इन। एक्ट किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो गुड फेथ में अगर तुम कोई एक्शन लेते हो तो उससे प्रोटेक्शन, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट बोर्ड्स में बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। स्टेट बोर्ड किस उसमें कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं? तो सेक्शन 5 कैपिटल बी में कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल बोर्ड इज। सेंट्रल बोर्ड क्या है? एक तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद परपेचुअल सक्सेशन। सेंट्रल बोर्ड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन। ऐसे ही स्टेट बोर्ड भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंसेस इज अंडर। इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंसेस के लिए कहाँ पे बात की गई है इसकी?
तो सेक्शन 14 कैपिटल ए में, मतलब डबल ए में, कैपिटल डबल ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईपीएफ एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन, कहाँ पे लिस्ट की गई कंपनियों में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो शेड्यूल 1 में जो लिस्ट की गई कंपनी है उन पे ईपीएफ एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट, किन एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है, तो उन सारी एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है जहां पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन इज प्रोहिबिटेड फॉर, किस चीज़ के लिए प्रोहिबिट किया गया है, 26 वीक तक, मतलब 6 वीक पोस्ट डिलीवरी। मान लो डिलीवरी आज हुई, आज मान लो 1 जनवरी 2024 है, या 2025 है, 2026 है, यहाँ से 26 वीक तक पोस्ट डिलीवरी, मान लो आज तुम्हारी डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ है तुमको, तो इससे 6 वीक तक, 6 हफ्तों तक तुमको काम करने नहीं दिया जाएगा, प्रोहिबिट किया है। मतलब तुमको आराम की ज़रूरत है, तुमको क्या खिलाया पिलाया जाएगा, अच्छा अच्छा खाना वाना, ठीक है। तो 6 वीक, 6 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनली मैटरनिटी बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड फॉर, मैटरनिटी बेनिफिट पहले कितने दिन के लिए प्रोवाइड की जाती थी, तो 12 वीक्स के लिए प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। द 2017 अमेंडमेंट इंक्रीज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट टू 26 वीक्स, 26 वीक बढ़ा करके 2017 अमेंडमेंट से कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट डज नॉट अप्लाई वेयर, एक्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ईएसआई एक्ट पर अप्लाई नहीं होता, ईएसआई एक्ट पर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस फॉर क्लेमिंग मैटरनिटी बेनिफिट इज रिक्वायर्ड अंडर, नोटिस कहाँ पे रिक्वायर्ड है, किस सेक्शन में रिक्वायर्ड है, तो सेक्शन 6 में रिक्वायर्ड है नोटिस मैटरनिटी बेनिफिट। मतलब अगर आप लेडी हो, आप प्रेग्नेंट हो गई हो, तो आपको क्या करना होगा, नोटिस देना होगा कि हम प्रेग्नेंट हो गए अपने एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अंडर, किस सेक्शन में तुमको प्रोटेक्ट किया गया, बचाया गया है, तो सेक्शन 12 में बचाया गया, सेक्शन 12 में बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स 2000 बेनिफिट्स वर एक्सटेंडेड टू, बेनिफिट को एक्सटेंड कर दिया गया है किस उसमें, तो डेली वेज वर्कर को भी उसमें अब रख दिया गया है कि उनके ऊपर भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का काम लागू होगा, मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगा। कौन से केस में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट रेगुलेट्स एम्प्लॉयमेंट इन, एक्ट क्या रेगुलेट करता है, तो इट रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री, माइंस एंड प्लांटेशन, सब चीज़ को रेगुलेट करता है, चाहे जहाँ पर काम कर रहे हो उस चीज़ को ही ये रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटरनिटी बेनिफिट इज पेड एट, मैटरनिटी बेनिफिट किस चीज़ पे पेड की जाती है, तो एवरेज डेली वेज पे, मतलब जितना तुम पाते थे उतना ही पाओगे, चाहे तुम प्रेग्नेंट हो जाओ चाहे नहीं, ठीक है। यार ये बढ़िया जुगाड़ है कि मतलब जैसे ही वो हो फिर प्रेग्नेंट हो जाओ, जैसे ही हो वैसे फिर प्रेग्नेंट, नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा। कुछ लिमिट इस पे लगाई गई है कि ये जो बेनिफिट है सिर्फ 2 प्रेगनेंसी तक मिलती है, उसके बाद में कम कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर चौथे दिन लोग प्रेग्नेंट रहेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा कि बहुत वो हो जाएगा, मतलब इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए उस चीज़ को लिमिट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ द एक्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय, किसके द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका स्कोप एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1978 अ वीक वाज डिफाइंड एज, अ वीक कितने दिन का होता है, तो 7 डेज इंक्लूडिंग संडे का होता है, किसमें, बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर केस 1978 में ये बात बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो है प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट, टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट, जैसे नमोए है भैया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए ही तो प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड्स पीरियड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो 6 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है बेनिफिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2017 अमेंडमेंट अप्लाइज टू, कहाँ पे अप्लाई होता है, तो इस्टेब्लिशमेंट 10+ एम्प्लॉयज, उन सारे इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है जिसमें 10+ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। नाउ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को हम पढ़ेंगे, तो द मिनिमम वेज एक्ट 1948 एम्स टू, किस चीज़ के लिए एम करता है, तो प्रिवेंट वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, कि वर्कर्स का बेटा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको कम पैसे में उनसे बेगार ना कराया जाए, बेगार,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एवरी, कितने दिन पे इनको रिव्यू किया जाएगा? एवरी 5 ईयर इनको रिव्यू किया जाएगा। किसको? मिनिमम वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट मिनिमम वेज रेट कैन बी फिक्स्ड फॉर, डिफरेंट मिनिमम वेज रेट को फिक्स किया जा सकता है कितने कितने दिनों के लिए? तो डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेज इंक्लूड, मिनिमम वेज का कंपोनेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? तो नंबर ए बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस इन्वॉल्व्स, प्रोसीजर वेज को फिक्स करने के लिए इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? पब्लिशिंग प्रपोजल इन ऑफिशियल गैजेट्स, पब्लिशिंग प्रपोजल्स इन ऑफिशियल गैजेट को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल वर्किंग डे आवर्स आर फिक्स्ड अंडर, किस सेक्शन में नॉर्मल वर्किंग डे का आवर फिक्स किया जाता है? तो सेक्शन 13 में फिक्स किया है। सेक्शन 13 में नॉर्मल वर्किंग आवर, सॉरी नॉर्मल वर्किंग डे आवर को फिक्स किया जाता है। सेक्शन 13 में कितना होता है? 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर टाइम वेजेस मस्ट बी एटलीस्ट, ओवर टाइम वेजेस मतलब किस में होते हैं? तो मिनिमम फिक्स्ड रेट पर होते हैं। ओवर टाइम वेजेस मिनिमम फिक्स्ड रेट पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेम्स मस्ट बी फिल्ड विद इन, क्लेम्स को कितने दिनों में लगभग फिल कर देना चाहिए? 6 महीने में, 6 महीने में। अगर कोई क्लेम है मैटरनिटी बेनिफिट का तो उसको 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ अजमेर द कोर्ट अपहेल्ड, कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया है? द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट, मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस चीज़ को अपहेल्ड किया गया। किस केस में? विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ अजमेर 1955 में। मिनिमम वेजेस, सॉरी मिनिमम वेज वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम वेजेस अप्लाई टू, मिनिमम वेजेस किन पे अप्लाई होते हैं? तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई होते हैं, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पे। खैर अब तो सब पे अप्लाई होते हैं। अ डे ऑफ रेस्ट इज रिक्वायर्ड एवरी, कितने दिनों के बाद में डे ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड है? तो 7 दिनों के बाद एक डे ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेंसेशन फॉर अंडर पेमेंट कैन बी अप टू, कितना कंपेंसेशन उनको मिल सकता है? 10 टाइम ऑफ द शॉर्टफॉल, 10 टाइम्स द शॉर्टफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीस वर्कर्स आर एंटाइटल टू, पीस वर्कर किस चीज़ के लिए इंटाइटल है? मिनिमम टाइम रेट के लिए, मिनिमम टाइम रेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट अलाउज सिंगल एप्लीकेशन फॉर, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? तो मल्टीपल एम्प्लॉयज क्लेम से एक ही तुम एक ही एप्लीकेशन दोगे उससे मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्कमैन वर्सेस राप टोकास ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड 1992 मिनिमम वेज मस्ट कवर, मिनिमम वेज में क्या कवर होना चाहिए? तो बेसिक नीड्स ऑफ वर्कर एंड फैमिली, मतलब जो वर्कर है और उसकी जो फैमिली है उसकी बेसिक नीड कवर होनी चाहिए, किसमें? मिनिमम वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एक्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अ फैक्ट्री इज आइडेंटिफाइड एज प्रेमाइसिस विद इन, कब उसको एज ए फैक्ट्री मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा? जब 10 वर्कर विद पावर, मतलब कोई अगर पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी या कोई ऐसी मशीन है उससे काम करती है, और या 20 प्लस कर्मचारी उसमें काम करते हैं जिसमें विदाउट पावर यानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम होता है, ठीक है। मशीनरी मस्ट बी, मशीनरी कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी फेंस्ड होनी चाहिए टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। कई बार एक्सीडेंट होता है, लोगों के हाथ कट जाते हैं, लोगों के पैर कट जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो भी मशीनरी लगी हुई है उसकी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेचेस आर मैंडेटरी वेयर देयर आर, कितने लोग होंगे? तो क्रेचेस मैंडेटरी हैं, 30 प्लस वुमेन काम का। क्रेचेस का मतलब क्या होता है? बच्चों का देखरेख करने की फैसिलिटी, ठीक है, बच्चों के देखरेख की फैसिलिटी। लिखा भी होगा क्रेच एनीवेयर, लेकिन नहीं लिखा है, हिंदी नहीं लिखा है। जहाँ पे क्रेच मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मतलब खिलाने पिलाने, उनको देखने की व्यवस्था होती है, उसको क्रेच कहते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट रेगुलेट्स, फैक्ट्री एक्ट क्या रेगुलेट करता है? तो इट रेगुलेट्स सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर, मतलब वहाँ पे जो लोग भी काम करते हैं उनकी सेफ्टी, हेल्थ या वेलफेयर वगैरह के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लीनलीनेस इन फैक्ट्रीज इज इंश्योर्ड अंडर, किस सेक्शन में इसको इंश्योर किया गया है? तो सेक्शन 11 में इंश्योर किया गया है, सेक्शन 11 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फर्स्ट एड अप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड अंडर किस सेक्शन में फर्स्ट एड अप्लायंसेस को रिक्वायर किया गया है? तो सेक्शन 45 में, सेक्शन 45 में इनको रिक्वायर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसेंसिंग ऑफ फैक्ट्रीज इज अंडर, लाइसेंसिंग को किस उसमें करोगे, किस सेक्शन में रिक्वायर्ड है वो? तो सेक्शन 6 में रिक्वायर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स आर अंडर किस सेक्शन में डेंजरस फ्यूम्स से प्रिकॉशन लोगे? तो सेक्शन 36 में, सेक्शन 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज 1996 अ वर्कर इज, किस वर्कर क्या होता है ये? तो एनी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, एनी वन, जो उस फैक्ट्री में कोई भी है जो काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है, वो क्या है? एक वर्कर है। वॉशिंग फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड अंडर, वॉशिंग फैसिलिटी के बारे में कहाँ पे बात की गई है? तो सेक्शन 42 में बात की गई है, सेक्शन 42 में। द एक्ट इंश्योर्स ड्रिंकिंग वाटर यानी आर ओ वगैरह लगा होना चाहिए, पीने होने का पानी, ठंडा पानी होना चाहिए गर्मी के महीने में, ठंडी के महीने में मतलब नॉर्मल होना चाहिए। इसकी व्यवस्था कहाँ पे की गई है? तो सेक्शन 18 में की गई, सेक्शन 18 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीनिंग मूविंग मशीनरी इज प्रोहिबिटेड अंडर किस सेक्शन में प्रोहिबिट किया गया है कि चलती हुई मशीन को साफ सुथरा नहीं करोगे या मतलब उसकी सफाई नहीं करोगे? तो इसकी बात की गई सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 में बात की गई है कि कोई मशीनरी ऑन स्टेज में मतलब चलती स्टेज में उसकी साफ सफाई नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्री एक्ट इज, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? द फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर वर्कर्स सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी और वेलफेयर को इंश्योर करना उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट्रीज विद पावर रिक्वायर एटलीस्ट, कितने लोगों की जरूरत होती है उसमें? तो 10 लोगों की, 10 वर्कर की जरूरत होती है। ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल इज रेगुलेटेड अंडर, वेस्ट डिस्पोजल को रेगुलेट किया जाता है किस सेक्शन के अंतर्गत? तो सेक्शन 12 के अंतर्गत। वेस्ट डिस्पोजल इज रेगुलेटेड अंडर सेक्शन 12। नाउ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 में हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट विद, कौन से इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है? ऐसे इस्टेब्लिशमेंट पे जहाँ पे 20+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हों। अ कॉन्ट्रैक्टर इज डिफाइंड एज समवन हु, एक कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बेटा? एक कॉन्ट्रैक्टर होता है हु सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबरर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को सप्लाई करता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बाई, रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा रिक्वायर होता है? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा रिक्वायर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रिक्वायर नहीं है। द एक्ट एम्स टू, एक्ट किस चीज़ के लिए एम करता है? तो एक्ट एम्स टू रेगुलेट एंड अबॉलिश कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन केसेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अबॉलिश और रेगुलेट करने की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर, कैंटीन कितने लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है? मतलब अगर कितने वर्कर काम कर रहे हैं तो कैंटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर 100 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो कैंटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज अंडर, लाइसेंसिंग की जरूरत कब होती है, किस सेक्शन में बताया गया है बात? तो सेक्शन 12 में बताया गया, सेक्शन 12 में बताया गया है। ठीक है। इन सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र द एक्ट अप्लाइज टू, एक्ट किन पे अप्लाई होता है? तो एक्ट उन पे भी अप्लाई हो जाता है जो 50+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज अंडर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रोहिबिशन किस सेक्शन में किया गया है? तो सेक्शन 10 में किया गया है, सेक्शन 10 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर इम्यूनिटीज इफ, मतलब अगर कोई इम्यूनिटीज या सुविधाएं हैं उनके लिए लायबल होता है अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है तो। ठीक है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लागू वो होगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब हिंदी में जिसको ठेकेदार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स 2001 द कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने बताया कि द कॉन्ट्रैक्ट लेबर मस्ट बी एब्जॉर्ब इफ प्रोहिबिटेड। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एब्जॉर्ब कर लेना होगा, उनको अवशोषित करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्ट रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर, रेस्ट रूम्स का मतलब क्या होता है बेटा? विश्राम किया, वो वॉशरूम वगैरह जाने की फैसिलिटी कहाँ पे करनी होगी? तो जहाँ पे ओवरनाइट हाल्ट होगा, जहाँ पे ओवरनाइट हाल्ट होगा वहाँ पे रेस्ट रूम्स की भी व्यवस्था करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एड फैसिलिटीज आर अंडर, फर्स्ट एड फैसिलिटीज किस सेक्शन में प्रोवाइड की गई? तो सेक्शन 19 में प्रोवाइड की गई, सेक्शन 19 में प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजेस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, वेजेस किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपील्स अगेंस्ट लाइसेंसिंग डिसीजंस आर विद इन, किस सेक्शन में?
तो सेक्शन 30 में उनके खिलाफ अपील की बात की गई है, सेक्शन 30 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज डिफाइंड अंडर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 क्लास 1 सब क्लास जी में डिफाइन किया गया। ठीक है, सेक्शन 2 क्लास 1 सब क्लास जी में डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये तो मतलब अभी तक के जितने भी लेबर लॉज थे उनके हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब हम लेबर कोड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेबर कोड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए। अभी कोई भी बुक मार्केट में या ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो कि इन लेबर कोड्स वगैरह पे भी अपना सब कुछ बना सके या बना करके देती हो। ठीक है, इसलिए हम लोग इनको बहुत ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपना कोड है कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस। ठीक है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेजिस्लेशन गवर्निंग वेज इन 2019? तो इसका पूरा नाम क्या है बेटा? तो कोड ऑन वेजेस 2019 है, कोड ऑन वेजेस 2019। हिंदी लोग वाले लोग भी देख लो, वेतन संहिता 2019, वेतन संहिता 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द कोड ऑन वेजेस 2019 केम इनटू इफेक्ट? कब आएगा? उस दिन को आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अभी शायद इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफाइंस द अकाउंटिंग ईयर अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? अकाउंटिंग ईयर इसमें कब से स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। मतलब जिस दिन से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन से अकाउंटिंग ईयर भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर रेलवेज एंड माइंस? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें भी कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। रेलवे किसके अंतर्गत आता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। स्टार्टिंग में जो मैंने डिफिनीशन और वो सब कुछ समझाया था सेम चीज़ लागू होती है। अगर कोई PSU ऐसा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत का काम करता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेलवे वगैरह के लिए कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। हाउ इज एन एम्प्लॉई डिफाइंड अंडर कोड ऑन वेजेस 2019? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये सब बहुत चुपके से याद कर लो, कोई पता ना चले किसी को। ठीक है, तो पर्सन्स एम्प्लॉयड फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग स्किल्ड, अनस्किल्ड और सुपरवाइजरी। ठीक है, किसी भी तरह के वर्क में अगर वो एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉई कहलाएगा, एम्प्लॉई। ठीक है, कर्मचारी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म वेजेस इंक्लूड अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? वेज में क्या आएगा? तो ऑल रिम्यूनरेशन पेएबल इन मनी टर्म्स, जितने भी रिम्यूनरेशन है जो मनी टर्म में पेएबल हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ वेज? वेज से क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है? तो जो बोनस है और हाउस एकोमोडेशन वैल्यू है वो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। बोनस को और हाउस एकोमोडेशन वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये वाला पॉइंट याद रखना, दिस डज नॉट इंक्लूडेड इन द वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर एक्सक्लूडेड पेमेंट्स कंसीडर्ड पार्ट ऑफ वेजेस? ठीक है, कब इनको कंसीडर किया जाता है? तो इफ दे एक्सीड 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन, इफ दे एक्सीड 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन, अगर वो 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन को एक्सीड कर जाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है बेटा? पार्ट ऑफ वेज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उनको फिर पार्ट ऑफ वेज कंसीडर करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स रिगार्डिंग वेजेस? क्या किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? तो इट प्रोहिबिट्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, ज़्यादा रात हो गई, नींद आने लगी है, कोई बात नहीं, कर देता हूँ रिकॉर्ड। कितना पेज हो गया है? 72 हुआ है, अभी 107 यानी 30-32 पेज। चलो ठीक है, कर देते हैं। व्हाट मस्ट एम्प्लॉयर्स पे एट लीस्ट अंडर सेक्शन 5? क्या पे करना होगा उसको? तो ये द मिनिमम वेज रेट नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसको पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन आर मिनिमम वेजेस टिपिकली रिवाइज्ड? टिपिकली कब तक उसको रिवाइज करना होगा? तो एवरी 5 ईयर पे मिनिमम वेज को रिवाइज करना होगा एज पर कोड ऑन वेजेस एक्ट, कोड ऑन वेजेस 2019 में। ठीक है, व्हाट इज द फ्लोर वेज? फ्लोर वेज क्या होता है? फ्लोर वेज आर द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड वेज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड वेज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है, उसको हम
फ्लोर वेज भी कहते हैं, फ्लोर वेज भी कहते हैं, ठीक है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आप लोग घबरा जाओगे, तो इसलिए याद कर लो कि जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड वेज सेट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम फ्लोर वेज कहते हैं, या FLOOR, फ्लोर वेज, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी के फ्लोर पे वेज दिया जा रहा है वो फ्लोर वेज है ना। व्हाट इज द मिनिमम ओवर टाइम पे रेट? मिनिमम ओवर टाइम पे रेट क्या है? तो ट्वाइस द नॉर्मल रेट, मतलब अगर तुम 50 रुपये पा रहे हो पर घंटा तो तुम 100 रुपये पर घंटा पाओगे, ठीक है। इसको ओवर टाइम पे रेट कहेंगे। हावर वेजेस पेबल अंडर सेक्शन 15, वेजेस कैसे पेबल हैं? तो ये इन कैश दिया जा सकता है, चेक के द्वारा, बैंक ट्रांसफर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वेज पीरियड अलाउड? मैक्सिमम वेज पीरियड कितना दिन का अलाउड है? तो मंथली अलाउड है, मंथली। व्हेन मस्ट वेजेस बी पेड फॉर टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज? कब वेज पे किए जाएंगे? विद इन 2 वर्किंग डेज, विद इन 2 वर्किंग डेज पे किए जाएंगे, ठीक है, टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल डिडक्शन अलाउड फ्रॉम वेजेस? मैक्सिमम टोटल डिडक्शन कब कैसे अलाउ किया गया है? तो 50% का, 50% का। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल डिडक्शन अलाउड फ्रॉम वेजेस? 50% अलाउड, मतलब मैक्सिमम तुम उसका डिडक्ट कर सकते हो, PF जो कटता है ना, उन सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम बोनस पेबल अंडर द कोड? मिनिमम बोनस पेबल कितना परसेंट का है? तो 8.33% ऑफ द वेज आर एस 100 रुपीज, whichever इज हायर, whichever इज हायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्क्वालीफाइज एन एम्प्लॉई फ्रॉम रिसीविंग अ बोनस? क्या डिस्क्वालीफाई करता है एक एम्प्लॉय को बोनस रिसीव करने से? तो डिसमिसल फॉर फ्रॉड और वायलेंस, डिसमिसल फॉर फ्रॉड और वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर बोनस पेमेंट? टाइम लिमिट क्या है बोनस पेमेंट के लिए? तो विद इन 8 मंथ एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर्स, विद इन 8 मंथ एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट कोड इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ठीक है। ये दूसरा कोड है। कोड एंड वेजेस हमने उसके 20 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन एंड कोड एंड वेजेस की बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, कोड वर्किंग कंडीशन कोड की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 2020 सेफ्टी लेजिस्लेशन? सेफ्टी लेजिस्लेशन तो इसका पूरा नाम क्या है बेटा? याद कर लेना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हिच डच दिस कोड नॉट अप्लाई एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन केसेस? किन पे अप्लाई नहीं होता? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में अप्लाई नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एन एडोलसेंट डिफाइंड इन दिस कोड? एडोलसेंट कौन होता है? एज पर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986 में जैसे डिफाइन किया गया है, उसी को ही इस कोड में भी एडोलसेंट मान लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर प्लेस टू बी एन एस्टेब्लिशमेंट? उसको एस्टेब्लिशमेंट बेटा कब मानोगे? जब उसके पास क्या हो? 10 प्लस एम्प्लॉई हो, 10 प्लस एम्प्लॉई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफाइंस अ फैक्ट्री अंडर दिस कोड? इस कोड के अंतर्गत फैक्ट्री को कौन डिफाइन करता है? तो प्रेमाइसेस विद 20 प्लस वर्कर्स विद पावर या 40 प्लस वर्कर विदाउट पावर, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग तो उसको फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है। अगर 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं विद पावर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले में, अगर 40 से ज़्यादा लोग काम करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, तो उसको हम फैक्ट्री कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होता है? तो ऐसे वर्कर अर्निंग लेस देन 18,000 पर मंथ माइग्रेटिंग अक्रॉस स्टेट। मतलब अगर कोई बिहार से जा करके गुजरात में पैसे कमा रहा है और वो 18,000 के या तो बराबर पाता है या तो उससे कम पाता है, तो उसको हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहेंगे, उसको हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहेंगे, ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट न्यू एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर? कितने दिनों के अंतर्गत एक नई एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर किया जाना है? तो कितने दिनों के अंतर्गत? 60 दिनों के अंतर्गत, 60 दिनों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज एनुअली? किसको ऐसे किया जाना होगा? तो हेल्थ एग्जामिनेशन को, हेल्थ एग्जामिनेशन को। व्हाट राइट डू
एम्प्लॉयज़ हैव अंडर सेक्शन 14, क्या राइट है एम्प्लॉयज़ के पास अंडर सेक्शन 14? तो क्या है, रिफ्यूज्ड वर्क पोजिंग इमिनेंट डेंजर। कोई भी जो वर्क है वो अगर इमिनेंट डेंजर पोज कर रहा है तो उसको करने से वो रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है, इनकार कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? इनकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड? कौन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड को सेट करता है? तो कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इस्टेब्लिशमेंट विद हाउ मेनी वर्कर्स इज अ सेफ्टी कमेटी मैंडेटरी? तो कौन से 500 प्लस वर्कर जिनके पास होंगी उनके लिए सेफ्टी कमेटी मैंडेटरी है, सेफ्टी कमेटी मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स अंडर सेक्शन 25? तो क्या है बेटा? वो 8 आवर है, 8 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओवर टाइम पे रेट अंडर दिस कोड? ओवर टाइम पे रेट क्या है बेटा? तो क्या है वो? 2x रेगुलर रेट, 2x मतलब 2 गुना है, रेगुलर रेट का 2 गुना है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनुअल लीव आर अर्नड पर 20 डेज वर्कड? 20 डेज वर्क अगर तुमने किया है तो कितने दिन तुम छुट्टी ले सकते हो? तो 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो। हर 20 दिन के बाद तुम 1 दिन की मतलब छुट्टी ले सकते हो ऑफिशियली, ठीक है। यानी 40 दिन तुमने काम किया तो कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो? 2 दिन की। अगर तुमने 60 दिन काम किया तो 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर कैंटीन मैंडेटरी? कैंटीन कहाँ पे मैंडेटरी है? ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे कैंटीन मैंडेटरी है। व्हाट मस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इंश्योर फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्टर को क्या इंश्योर करना जरूरी है? तो क्या इंश्योर करना जरूरी है बेटा? वेलफेयर कंप्लायंस इंश्योर करना जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर सीरियस वायोलेशंस लाइक डेथ कॉजिंग नेग्लिजेंस? डेथ कॉजिंग नेग्लिजेंस वगैरह के लिए क्या पेनल्टी लगाई गई है? तो फाइन अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। व्हाट फंड इज क्रिएटेड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए क्या फंड क्रिएट किए गए हैं? तो सोशल सिक्योरिटी फंड, सोशल सिक्योरिटी फंड। व्हिच लॉ इज रिपील्ड बाय दिस कोड? इस कोड के द्वारा कौन से लॉ को रिपील किया गया है? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को रिपील किया गया है। व्हाट इज लिस्टेड, व्हाट इज लिस्टेड इन दी फर्स्ट शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिस्ट किया गया है? तो हैजार्डस प्रोसेसेस को, ऑप्शन ए हैजार्डस प्रोसेसेस को लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये था अपना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। अब हम अगले कोड पे पढ़ेंगे, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 2020 सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन? तो इसका पूरा नाम है बेटा द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, याद कर लेना सब लोग। टू व्हिच एस्टेब्लिशमेंट डच चैप्टर 3 ईपीएफ अप्लाइज? तो किन पे लागू होता है? जिन पे 20 से ज़्यादा इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं, 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उन पे चैप्टर 3 ईपीएफ लागू होता है, ठीक है। टू व्हिच एस्टेब्लिशमेंट डच चैप्टर 4 ईएसआईसी अप्लाइज? एक किन पे लागू होता है? जहाँ पे 10 से ज़्यादा इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे 10 से ज़्यादा इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए गिग वर्कर अंडर दिस कोड? गिग वर्कर बेटा कौन होता है? तो गिग वर्कर इज अ पर्सन हु इज आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इन सब में के जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, इनका कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, इनका कोई ट्रेडिशनल रोल नहीं होता है, तो इनको हम गिग वर्कर कहते हैं, गिग वर्कर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। गिग वर्कर ऐसे लोग होते हैं जैसे अभी रैपिडो वगैरह में जो लोग चलाते हैं, रैपिडो चलाते हैं या ओला बाइक या ये सब चलाते हैं, वो भी गिग वर्कर होते हैं। कैसे वर्कर होते हैं? गिग वर्कर होते हैं, ठीक है। एक गिग इकोनॉमी भी टर्म है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, गिग इकोनॉमी वो भी ऐसे ही होती, यही चीज़ है। हु एडमिनिस्टर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड? कौन करता है एडमिनिस्टर उनको? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेट फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई? क्या है ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेट? 12% है ईच, 12%, 12% सब लोग करेंगे। व्हाट इज एम्प्लॉयर्स ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन? तो क्या है बेटा वो? 3.25%, 3.25% है। व्हाट इज द एम्प्लॉयर्स ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन रेट? तो 3.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम्प्लॉयज ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन? तो क्या है बेटा वो? 0.75% है, 0.75% है। व्हाट इज द सिकनेस बेनिफिट अंडर ईएसआईसी? तो सिकनेस बेनिफिट क्या है? 70% वेज
फॉर 91 डेज, 70% वेज फॉर 91 डेज। व्हाट इज द मैटरनिटी बेनिफिट अंडर ESIC? मैटरनिटी बेनिफिट क्या है? तो 100% वेज फॉर 26 वीक्स, 26 हफ्ते तक 100% वेज उसको मिलेगा, ठीक है। किसको? माँ को, जो प्रेग्नेंट है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी पीरियड फॉर ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी पीरियड क्या है? तो 5 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, 5 साल तक अगर आपने कंटिन्यूअस सर्विस की है तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है। हाउ इज ग्रेच्युटी कैलकुलेटेड? ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? 15 डेज वेज पर ईयर, 15 डेज वेज पर ईयर, इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, 15 डेज वेज पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट? मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट क्या है? तो 20 लाख है, 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन? फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए 26 वीक। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि जैसे ही ये ड्यूरेशन खत्म हो वैसे फिर प्रेग्नेंट हो जाओ, ये वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट 2 चिल्ड्रन में ही 26 वीक मिलेगा और उसके बाद में कम मिलने लगता है, पता चल जाता है कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो गई, अब रहने दो इसको, छुट्टी मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन फॉर सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन? सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन के लिए कितना मिलेगा तुमको? तो 12 वीक का मिलेगा, 12 वीक का मिलेगा। अंटिल व्हाट एज आर नर्सिंग ब्रेक्स अलाउड? 6 महीने, कितने दिन तक? 15 महीने तक। नर्सिंग ब्रेक मतलब दूध पिलाने के लिए भी तुमको ब्रेक मिला करेगा कि तुम जा करके अपने बच्चे को दूध पिला दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपेंसेशन फॉर डेथ अंडर एम्प्लॉयज कंपेंसेशन? क्या कंपेंसेशन मिलेगा? 50% मंथली वेज प्लस रिलेवेंट फैक्टर उसके, और कि उसकी वर्क कंडीशन, वो क्या करता था, कौन सी पोजीशन पर था, वो उन सारी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। किस चीज़ के लिए? कंपेंसेशन के लिए। व्हाट इज द सेस परसेंटेज फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? कितना है? तो 1% फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 1% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सेस के रूप में उसको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉन्स्टिट्यूट द वेलफेयर बोर्ड फॉर बिल्डिंग वर्कर्स? कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। हु कॉन्स्टिट्यूट द वेलफेयर बोर्ड फॉर बिल्डिंग वर्कर्स? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड? सोशल सिक्योरिटी फंड का पर्पज क्या है बेटा? तो सोशल सिक्योरिटी फंड का पर्पज है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी फंड किस चीज के लिए बनाई गई है? फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस कोड? इस कोड का पूरा नाम क्या है? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, जैसा ऊपर बड़ा बड़ा ये अक्षरों में लिखा हुआ है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 अप्लाई? किन पे अप्लाई होता है? तो टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर अप्लाई होता है, पूरे भारत पर अप्लाई होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय अंडर द कोड? एम्प्लॉय की डिफिनेशन से किनको अलग कर दिया गया है? तो अप्रेंटिस जो होते हैं उनको अलग कर दिया गया है। जो अप्रेंटिस लोग चिल्ला चिल्ला करके और कह देते हैं कि नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, भैया अप्रेंटिस तुमको एम्प्लॉय माना ही नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वर्क्स कमेटी? थ्रेशोल्ड क्या रखा गया है? तो इस्टेब्लिशमेंट विद 100+ वर्कर्स, अगर 100+ वर्कर किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे वर्क्स कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी? ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 10 लोग हो सकते हैं, 10 लोग। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी रिजॉल्व इंडिविजुअल ग्रीवांसेस? इंडिविजुअल ग्रीवांसेस कितने दिन में वो कर सकती है? वो तो 30 दिन में, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन? तो 7 अभी भी, वो ट्रेड यूनियन एक्ट में था, वही सेम चीज अभी भी इसमें भी है। फॉर ए ट्रेड यूनियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोल नेगोशिएटिंग यूनियन व्हाट परसेंटेज ऑफ सपोर्ट इट मस्ट हैव? तो 51% सपोर्ट अगर इसके पास होगी तो उसको सोल नेगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा, ठीक है। Which of the following is not included in the definition of wages under the code? डिफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द कोड में किसको नहीं माना जाता है? तो ओवर टाइम पे को नहीं माना जाता है वेज के डिफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर? किसको थ्रेशोल्ड माना गया बेटा? तो एस्टेब्लिशमेंट विद 300+ वर्कर को माना गया, ठीक है। हु प्रोवाइड्स द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कौन प्रोवाइड करता है? तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। विद इन हाउ मेनी
months must an employer submit draft standing order to the certifying officer? कितने दिन के अंदर उसको ड्राफ्ट पेश करना होगा बेटा? 6 महीने के अंदर, 6 month. Within how many months, फिर से पढ़ लो, must an employer submit draft standing order to the certifying officer? 6 months. How many days notice is required for change in conditions listed in the third schedule? तो किसमें कितने दिन में? 21 days. 21 days. Who can voluntarily refer an industrial dispute to an arbitration? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को किसी आर्बिट्रेशन में रेफर तुम कर सकते हो. कौन कर सकता है? बोथ एम्प्लॉयर कर सकता है और वर्कर्स बाय द अग्रीमेंट. एम्प्लॉयर एंड वर्कर बाय अग्रीमेंट, कोई भी कर सकता है. एम्प्लॉयर भी कर सकता है, वर्कर भी कर सकते हैं. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंसिलिएशन ऑफिसर टू सबमिट अ रिपोर्ट? कितने दिन में उसको करना होगा? तो 14 दिन में कंसिलिएशन ऑफिसर को करना होगा अपना रिपोर्ट सबमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which body handles dispute of national importance are involving multi state establishment? कौन करेगा? तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल करेगा. NIT, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल करेगा. कैसे? नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस के कोई भी डिस्प्यूट होंगे तो उनको हैंडल करेगा. ठीक है. या कोई 2 स्टेट के बीच में या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच की कोई इंडस्ट्री है, उसके बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कौन हैंडल करेगा? नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हैंडल करेगा. व्हाट इज द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस? इसमें भी कितने दिन की नोटिस जरूरी है? तो 14 दिन की नोटिस जरूरी है. 14 दिन की, 14 डेज. अंडर व्हाट कंडीशन इज स्ट्राइक कंसिडर्ड इलीगल? स्ट्राइक कब किस में इलीगल कंसिडर की जाती है? तो विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी, अगर तुमने नोटिस नहीं दिया है यूटिलिटी सर्विस तो वो भी इलीगल है. ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ये भी इलीगल है. तो यानी बोथ A एंड B. विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर तुम स्ट्राइक करते हो तो क्या है बेटा? वो इलीगल है. ठीक है. और अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है और उस टाइम पे भी तुम ऐसे दांत निकाल करके तुम जा करके क्या कर रहे हो? स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो तो वो भी स्ट्राइक इलीगल है. व्हाट कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स ड्यूरिंग ले ऑफ? ले ऑफ करते टाइम पे क्या उनको प्रोवाइड करना होगा? तो 50% ऑफ बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करना होगा. ठीक है. व्हाट इज द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट के लिए नोटिस पीरियड कितने दिन का प्रोवाइड किया गया है? तो कितने दिन का? 1 महीने का. 1 महीने, 1 month. फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद हाउ मेनी वर्कर्स इच परमिशन रिक्वायर्ड फॉर रिट्रेंचमेंट? कितने उसके जरूरी है? तो B, 100+ वर्कर्स के लिए जरूरी, 100+ वर्कर्स के लिए जरूरी है. व्हाट इज द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोजर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट विद 100+ वर्कर्स? तो कितने दिन के लिए बेटा? तो 60 डेज के लिए, 60 डेज के लिए. Which of the following establishments are covered under Chapter 10 for special provisions on layoff, retrenchment and closure? तो कितने दिन के लिए बेटा? माइंस अगर होगी तो विद 100+ वर्कर्स के लिए. माइंस होगी अगर तो 100+ वर्कर्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्कर रीस्किलिंग फंड? वर्कर रीस्किलिंग फंड का पर्पज क्या है बेटा? टू सपोर्ट रिट्रेंच्ड वर्कर. जो जिन वर्कर की छटनी कर दी गई है उनको फिर से रीस्किल करने के लिए, उनको फिर से पढ़ा लिखा करके फिर से नौकरी दिलवाने के लिए काम किया गया. ठीक है. वेयर आर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस लिस्टेड? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कहाँ पे लिस्ट की गई हैं? तो सेकेंड स्केड्यूल में की है, सेकेंड स्केड्यूल में की गई. व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर ऑफेंस अंडर द कोड? कि मैक्सिमम फाइन कितना है बेटा? 5 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग पेंडिंग डिस्प्यूट्स व्हाट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स? पेंडिंग डिस्प्यूट में कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है नो चेंजेस इन कंडीशंस विदाउट परमिशन. कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन के. ठीक है. ये प्रोटेक्शन किया गया है. हु कैन रिप्रेजेंट पार्टीज इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पार्टीज को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? तो वर्कर्स यूनियंस और एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो होते हैं वो कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल में कौन से मैटर को इंक्लूड किया गया है? तो मैटर्स फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस? अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का एग्जांपल क्या है? तो एम्प्लॉयर इंटरफेरेंस इन ट्रेड यूनियन उसका एग्जांपल है. एम्प्लॉयर इंटरफेरेंस इन ट्रेड यूनियंस उसका एग्जांपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वर्क्स कमेटी? वर्क्स कमेटी का एग्जांपल क्या है? तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स. एम्प्लॉयर का यानी मालिक का और वर्कर का यानी कर्मचारी का, दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल
रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ ग्रीवांस इज नॉट रिजॉल्व, अगर कोई ग्रीवांस उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सका है, तो ग्रीवांस रेड्रेसल जो कमेटी होगी, वेयर कैन द वर्कर अपील, वो कहाँ पे मतलब अपील कर सकेंगे, तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास अपील कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स इफ अ ट्रेड यूनियंस मेंबर्स फॉल बिलो द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड, अगर रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से कम हो जाते हैं तो क्या होता है उसको, तो रजिस्टर को कैंसिल भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है ऐसे ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर यूनियन टू बी पार्ट इन नेगोशिएटिंग काउंसिल, तो कितना उनका होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए उनको, तो 20%। Which of the following is true regarding civil immunity for trade unions? तो they have immunity for acts in furtherance of dispute, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है उसके फर्दरेंस में अगर वो कोई काम करते हैं, कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनकी सिविल लाइबिलिटी नहीं बनती, यानी उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सर्टिफाइज द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर को कौन सर्टिफाई करता है, तो कौन करता है बेटा, सर्टिफाइंग ऑफिसर करता है, सर्टिफाइंग ऑफिसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल इफ अ ग्रीवांस रिमेन्स अनरिजॉल्व, अगर कोई ग्रीवांस है वो अनरिजॉल्व रह जाता है तो उसके लिए टाइम लिमिट कितनी रखी गई है, तो 45 दिन रखी गई, 45 डेज रखी गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ चेंज, नोटिस ऑफ चेंज के तो कौन है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ चेंज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर तुम कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आना चाहते हो अपने उसमें, तो उसके लिए तुम्हें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम कोई फालतू की चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें नोटिस की ज़रूरत होती है, नोटिस देने की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द पेनाल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट करते हो तो उसके लिए क्या पेनाल्टी है, तो तुम्हें फाइन भी लग सकता है अप टू 1 लाख और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 महीने की, तो दोनों, यानी बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच चैप्टर डील्स विद द वर्कर्स रीस्किलिंग फंड, कौन सा चैप्टर रीस्किलिंग फंड के लिए डील करता है, तो चैप्टर 11 डील करता है, चैप्टर 11 डील करता है। तो इसके साथ ही अपना लेबर लॉ कंप्लीट होता है, एकदम कंप्लीट। हमने सारे इंपॉर्टेंट एक्ट को, सारे इंपॉर्टेंट कोड को पढ़ा दिया है। अगर आपको लॉ ऑफिसर की तैयारी करनी है, लॉ ऑफिसर की तैयारी करनी है जिसमें सरफेसी या जो कोई भी जो बैंकिंग लॉज या बैंक IBPS वगैरह की तैयारी करनी है, IBPS SO वगैरह होता है ना, लॉ ऑफिसर का वैकेंसी निकलता है, उन सब की तैयारी करनी है, या नेट JRF की तैयारी करनी है, या जुडिशरी की तैयारी करनी है, या APO की तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कौन से नंबर पे, मैं नंबर लिख रहा हूँ, कृपाशंकर पांडे 9984848968, ठीक है, 9984848968 पर, ठीक है। आपको सारी क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या राजीव रंजन सिंह के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्या नंबर है, 6207734309। और बताओ, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप, और बताओ कि तुमको कौन सी तैयारी करनी है, लॉ ऑफिसर की करनी है, नेट JRF की करनी है, APO की करनी है, जुडिशरी की करनी है, मतलब लॉ से रिलेटेड कुछ भी, LLM वगैरह कुछ भी करना है, तो आप इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप अपना कर सकते हो। आपका ये सारी क्लासेस आपको बेयर मिनिमम प्राइस, यानी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ऐसे में दे दी जाएंगी। आप पढ़ो, हमारा लीगल नैरेटिव का नाम, कृपाशंकर पांडे का नाम रोशन करो। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, महादेव।